आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आजादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के सच प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति सद्भाव शांति समन्वय सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत एवं उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाए, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी डी बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोनको धुंदुप जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर तथा भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे सुल्किम जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर तिब्बती राजनीतिज्ञ और सीटीए में सुरक्षा मंत्री ग्यारी डोलमा जी ने तिब्बती जन क्रांति विषय पर और रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल दुबे जी ने चीन की तिब्बत भारत नीति विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। आज की परिसंवाद का शीर्षक है तिब्बती चिकित्सा पद्धति एवं उस पर भारतीय आयुर्वेद पद्धति का प्रभाव, एक अवलोकन। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर राकेश दुबे जी। डॉक्टर राकेश दुबे एक अच्छे स्कॉलर है। डॉक्टर राकेश दुबे वर्तमान में मीरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद। अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच से जुड़े सभी लोगों का मैं एक बार सादर अभिवादन करता हूं और आपने हमें ये अवसर उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। निश्चित रूप से विश्व शांति और मानव कल्याण मनुष्य का एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य है इस धरती पर। तो इस प्रयास में जो भी कहीं से किसी तरह का प्रयास कर रहा है, उसमें अगर हमें भी एक दो आहुति कुछ डालने का अवसर कहीं को मिलता है, कोई देता है, तो निश्चित रूप से उसके प्रति हमारी कृतज्ञता बनती ही है। ये हमारा नैतिक दायित्व भी है। मैं कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस धरती पर सभी लोगों का सुखपूर्वक होना, सभी लोगों का निरोगित होना, सभी लोगों का सुखी होना, ये मानव मात्र का एकमात्र कल्याण है और तभी शायद विश्व शांति की स्थापना हो सकेगी, मनुष्य का जीवन गुणवत्तापूर्ण हो सकेगा। आज हम जैसा कि तिब्बती चिकित्सा पद्धति और उस पर भारतीय आयुर्वेद पद्धति का प्रभाव, इसके विषय में एक चर्चा करेंगे और जो मैं समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ साझा करूँगा। सोवा रिगपा ये एक सामान्य आमची चिकित्सा पद्धति के रूप में जाना जाने वाला शब्द है। ये विश्व की प्राचीनतम जीवन एवं सुप्रलेखित चिकित्सकीय परंपरा में से एक है। इस पद्धति
का तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, चीन के कुछ क्षेत्रों एवं नेपाल तथा भारत के हिमालयी क्षेत्रों और पूर्व सोवियत संघ के कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय रूप से अभ्यास किया गया है। इस चिकित्सा परंपरा की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न विचार हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भारत से उत्पन्न हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि चीन से, और अन्य लोग इसे तिब्बत से उत्पन्न मानते हैं। सोवा रिग्पा के अधिकांश सिद्धांत एवं अभ्यास आयुर्वेद के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तिब्बत पर प्रथम आयुर्वेदीय प्रभाव ईसा पश्चात तीसरी शताब्दी के दौरान आया था, लेकिन तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रवेश के साथ 7वीं शताब्दी के बाद ही यह लोकप्रिय हुआ। तत्पश्चात बौद्ध धर्म एवं अन्य भारतीय कला व विज्ञान के साथ साथ भारतीय चिकित्सा साहित्य के निर्यात की यह प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी के आरंभ तक निरंतर रही। बुद्ध एवं बौद्ध धर्म की जन्मस्थली होने के कारण भारत तिब्बती छात्रों के लिए बौद्ध कला एवं संस्कृति के अध्ययन हेतु सदियों ही लोकप्रिय स्थान रहा है। कई भारतीय विद्वानों को भी बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय कला और विज्ञान के प्रचार के लिए तिब्बत में आमंत्रित किया गया। भारत के साथ इस दीर्घकालीन सहयोग के परिणाम स्वरूप विभिन्न विषयों जैसे धर्म, विज्ञान, कला, संस्कृति, दर्शन एवं भाषा इत्यादि के हजारों भारतीय साहित्य का तिब्बती भाषा में अनुवाद और संरक्षण हुआ। इसमें से चिकित्सा से संबंधित लगभग 25 पुस्तकें तिब्बती साहित्य के उल्लिखित और अनुल्लिखित दोनों रूपों में भी संरक्षित हैं। इनमें से कई पुस्तकें तिब्बत में पड़ोसी देशों के ज्ञान व कौशल और उनके स्वयं के सजातीय ज्ञान से और अधिक समृद्ध हुई। सोवा रिग्पा चिकित्सा विज्ञान इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस चिकित्सा का मौलिक ग्रंथ द्विदजी 4 तंत्र का पहले भारत से अनुवाद किया गया और तिब्बत में अपने स्वयं के लोक साहित्य तथा चीनी एवं फारसी आदि अन्य चिकित्सा परंपरा के साथ समृद्ध किया गया। ये जो 4 तंत्र की चर्चा है, ये मूल रूप से अगर हम इसको देखें, ये 4 तंत्र कौन कौन से हैं और कहाँ से इनका आविर्भाव होता है, तो ये 4 तंत्र मूलतः हमारे शरीर के जो 3, अब हम वहाँ बोलेंगे उसे हास्य संतुलन बोलते हैं, जो हमारे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, ये शरीर के इसे हम त्रिदोष कहते हैं। और कोई भी हमारे शरीर को स्वस्थ होने के लिए वात, पित्त, कफ, इन तीनों का संतुलित होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। किसी वजह से, चाहे वो ऋतु परिवर्तन हो, चाहे कोई और कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई और कारण हो, या कहीं आप ऐसी भूमि पर जाते हो जिसकी पानी हवा से आप जो है पहले से एडजस्ट नहीं हो, तो इन सब के कारण भी आपका ये इम्बैलेंस होता है और उस इम्बैलेंस के कारण शरीर में कोई रोग होता है। अगर ये इम्बैलेंस थोड़ा लंबे समय तक रह जाता है तो हमारा शरीर रोग ग्रसित हो जाता है। सारी चिकित्सा और दवाओं का काम यही है कि इनको पुनः से बैलेंस कैसे किया जाए, या तो औषधियों से या हमारे भोजन से। हमारे आयुर्वेद में इसके लिए आहार, विहार और व्यवहार 3 चिकित्सा पद्धति। एक आहार में परिवर्तन करके, विहार के अंतर्गत आपका सारी वो योगिक क्रियाएं, सारा आपका व्यायाम, टहलना, ये सारा, या हमारे प्राणायाम, निधिध्यासन, ये सारी जो क्रियाएं हैं विहार की हैं। और व्यवहार ये आपके आचरण परिवर्तन से है, और ये थोड़ा ज़्यादा व्यापक विषय है व्यवहार में। इसमें आपकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इन सारे का बैलेंस आ जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार। और शायद आज के, अगर हम वर्तमान चिकित्सा में देखें, आधुनिक चिकित्सा, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं तिरोहित है। चाहे वो हम आज की जैसे कहें एलोपैथी भी ले लेंगे या होम्योपैथी ले लेंगे, जो दूसरी नेचुरोपैथी जो साइंसेज हैं, सब में अब जो साइकिक डिजीजेज हैं, उनका कहीं ना कहीं से हमारा कारण हमारे मन का इम्बैलेंस है, हमारी इंद्रियों का इम्बैलेंस है। तो अलग अलग तरीके से
उसको बैलेंस करने का प्रयास ही उस समय की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद अपने तरीके से आहार विहार व्यवहार को नियंत्रित कर करके शरीर में इन त्रिदोषों को कफ पित्त और वात इनको संतुलित करता था, और संतुलन से हमारी शरीर पुनः से स्वस्थ हो जाती है। तो हम यहाँ उन 4 तंत्रों की आ, चर्चा करेंगे जिनके आधार पर हमारे शरीर को पुनः से संतुलित किया जाता है। मूल रूप से ये वात पित्त और कफ हैं। वहाँ विंड लिंग को पित्त कहा जाता है, और कफ खराब होना, कुछ 3 इसके अलग से, मतलब जो तिब्बती साहित्य में इनके लिए अलग वर्ड हैं, हर लिटरेचर का अलग शब्द है भाषा का, लेकिन मूलतः वो जो उसका सार है वो वात पित्त कफ के ऐसे कहें कि विकार से है। अब इसके जो 4 तंत्र हैं, इसमें पहला तंत्र है जड़ तंत्र। जड़ तंत्र क्या है? तिब्बती चिकित्सा के सिद्धांतों की एक सामान्य रूपरेखा। यह शरीर में हास्य, हास्य वही फिर 3 विकार पित्त वात और कफ, हास्य और उसके असंतुलन और बीमारी से उनकी कड़ी पर चर्चा करती है। 4 तंत्र मुख्य रूप में नाड़ी जीव और मूत्र के विश्लेषण के निदान के लिए दृश्य अवलोकन का उपयोग करता है। आधुनिक शब्दों में यूरिनलिसिस, जो यूरिनरी हमारे जितने भी इन्फेक्शन होते हैं यूरिनलिसिस के रूप में जाना जाता है। तो ये पहला हो गया जड़ तंत्र। दूसरा बाह्य तंत्र। बाह्य तंत्र यह खंड 4 तंत्रों के पीछे के सिद्धांत पर अधिक विस्तार से चर्चा करता है और शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, भ्रूण विज्ञान और उपचार जैसे विषयों पर सामान्य सिद्धांत देता है। तीसरा तंत्र निर्देशात्मक तंत्र, सबसे लंबा तंत्र, मुख्य रूप से उपचार का एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। यह विस्तार से बताता है कि कौन सी बीमारी है और कौन सा हास्य असंतुलन है। कौन सा हास्य, मतलब वहाँ हास्य जो वात पित्त और कफ, ये तीनों के लिए हास्य शब्द है। तो कौन सा वात असंतुलित हो गया है या पित्त असंतुलित हो गया है या कफ असंतुलित हो गया है, ये इस तंत्र के अंतर्गत हम ये जान पाते हैं क्या असंतुलन है। और जो भी असंतुलित है उसे हमें पुनः बीमारी चिकित्सा के द्वारा, मतलब कुछ मेडिसिन के द्वारा या आहार के द्वारा उसे पुनः संतुलित करना है। जो बीमारी का कारण बनता है वही असंतुलन ही हमारी बीमारी का कारण होता है। यह खंड उसके विशिष्ट उपचारों का भी वर्णन करता है। इसमें अब कहें कि 2 बात आगे आ गई, एक तो डायग्नोसिस और दूसरे रेमेडी। डायग्नोज करेगा कि भाई कौन सा आपका सिस्टम, मतलब पित्त बढ़ गया है कि कम हो गया है, वात बढ़ गया है या कम हो गया है, या पित्त पात कफ, या तीसरा कफ जो है उसका कोई असंतुलन है, और जो भी है उसके लिए रेमेडी क्या है, उसका उपचार क्या है। और यहाँ ये भी है, अलग अलग ऋतु के अनुसार, व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति के अनुसार, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग देश काल में जो मेडिसिन और भोजन है वो अलग अलग हो जाएगा। इसलिए एक देश की दवा दूसरे देश में बिल्कुल वैसे ही सूट करे ये बिल्कुल आवश्यक नहीं। उसके लिए देश काल परिस्थिति ऋतु परिवर्तन, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। परवर्ती तंत्र चौथा तंत्र है निदान और उपचार। ये निदान और उपचार करता है। इसमें तिब्बती चिकित्सा तैयार करना और मोक्सीबस्टन, मालिश और मामूली सर्जरी जैसी तकनीकों के उपयोग के साथ आंतरिक और बाहरी रूप से शरीर की सफाई शामिल है। मतलब इसमें थोड़ी मालिश जितने तरह की है, सर्जरी भी, और कुछ कुछ तकनीकों का प्रयोग करके आंतरिक और बाह्य दोनों सफाई करने की बात कही गई है। तो ये 4 तंत्र हैं जो इस चिकित्सा के मूल हैं, और कहीं ना कहीं से जब हम इसे देखते हैं तो ये आयुर्वेद यहीं से शुरू ही होता है कि उसके जो नाड़ी दोष है, जैसे वात पित्त कफ, इनके किसी के इम्बैलेंस होने से, कुपित होने से, हमारे यहाँ आयुर्वेद में शब्द है कुपित होने से, इनके किसी के कुपित होने से हमारे शरीर में दोष आता है और उससे कोई रोग पैदा होता है। तो जितनी जल्दी हम इसे पहचान के और अपने खान पान के द्वारा, प्राकृतिक औषधियों के द्वारा इसकी रेमेडी कर लेते हैं तो वो शरीर हमारा पुनः स्वस्थ हो जाता है। सिद्धांत हम सोआ रिक्पा जुंग वांगा संस्कृत पंच महाभूत, यहाँ जैसे सोआ रिक्पा में जो है, जो हमारी तिब्बती चिकित्सा है, उसमें जुंग वांगा शब्द है, और वो किसके लिए, जो
हमारे आयुर्वेद में पंच महाभूत हैं, उनको वो जुंग वांगा बोलते हैं। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से मिल करके सारे निर्जीव और सजीव जितने भी पदार्थ हैं उनकी रचना इन्हीं पांचों से हुई है। और इन्हीं पांचों से हमारे यहाँ आज भी जो पूजा पद्धतियां हैं उनमें जैसे अगर मंदिर में पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा की कल्पना की जाती है। तो वही जैसे मिट्टी का कलश है, केवल कलश नहीं, फिर उसमें पानी रखा गया, पानी डाला गया, फिर उसको जमीन पे स्थापित किया गया, फिर उस पे कोई दीपक जलाया जाता है ऊपर। तो देखो, एक मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी पे रखा गया, पृथ्वी आ गई। अग्नि ऊपर जलाया गया, अग्नि आ गई। वो जल कहाँ रहा? आकाश में, आकाश आ गई। वायु में जल रहा है, क्योंकि वहां वायु है, निर्वात होता तो जलता ही नहीं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों हो गए। अब इसकी पूजा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है इन पांचों के। और हमारा जो साइंस भी कहा था, अब हम जरा डार्विन और लेमार्क की थियरीज देख लें, वर्जिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति की, तो वहां भी ये किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देता है। पूरा विज्ञान भी जीवों की उत्पत्ति कहीं न कहीं अलग तरह से, लेकिन जल भी एक उसमें महत्वपूर्ण अलग अलग एलिमेंट हैं, भौतिक तत्वों से कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो हमारे ये 5 जो तत्व हैं, ये इस मेडिकल साइंस के, मतलब तिब्बती चिकित्सा शास्त्र के, तिब्बती मेडिसिन के ये महत्वपूर्ण अवयव हैं। तीसरी त्रिदोष की बात हमने कही, बात पित्त और कफ की। तो जो पूरी तिब्बती मेडिसिन है सुवा रिग्पा, वो इन्हीं पंच महाभूतों और त्रिदोषों, त्रिदोष के लिए वहां शब्द है नगेपा सुम। हमने कहा उसके लिए, पंचभूत के लिए शब्द है जुंग वांगा। जुंग वांग आधा ना लिखते हैं, वांगा। और त्रिदोष के लिए शब्द है आधा ना और गेपान, नगेपा शुम। तो ये अगर शब्द हमारे यहाँ संस्कृत में दूसरे हैं, जैसे वहाँ त्रिदोष कहा जाता है, वहाँ पंच महाभूत कहा जाता है जहाँ भारतीय आयुर्वेद में, वहीं यहाँ ये दूसरे शब्द हैं, लेकिन दोनों का अर्थ और अभिप्राय और चिकित्सा पद्धतियां बिल्कुल एक तरह से हैं। तो मैं कह रहा था सोगा रिग्पा के सिद्धांत, सोवा रिग्पा जो हमारा भारतीय आयुर्वेद का ये पंच महाभूत और त्रिदोष है, इनके सिद्धांतों पर आधारित है। ब्रह्मांड के सभी जीवित प्राणियों का शरीर एवं निर्जीव वस्तुएं जुंग वांगपा से बनी हैं, जैसे सा, चू, में, लंग एवं नाम खा, संस्कृत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। इस पद्धति की शरीर क्रिया विज्ञान, विकृति विज्ञान, भैषज गुण विज्ञान एवं मटेरिया मेडिका इन सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा शरीर जुंग वांगा के इन 5 भौतिक तत्वों से निर्मित है। जब इन तत्वों का अनुपात हमारे शरीर में असंतुलित होता है, तो परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ उपनिषदों में त्रिवितकरण का सिद्धांत है, और वो आगे आते आते वेदांत में आते आते वो पंचीकरण का सिद्धांत हो गया। इस पंचीकरण में इन्हीं 5 तत्वों का उल्लेख है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये 5 तत्व बने कैसे, इसका भी विशद वर्णन है। जैसे अगर पृथ्वी तत्व बनना है तो 1/2 पृथ्वी तत्व। और डॉक्टर सचिन जी गणित के विद्वान हैं, तो अगर मेरे से कोई गलती हो तो वो ठीक कर देंगे। लेकिन यहाँ जो भौतिक इन तत्वों की उत्पत्ति की बात करी गई, वो ऐसे करी गई, 1/, अगर पृथ्वी बन रही तो 1/2 पृथ्वी, और शेष जो 4 तत्व हैं वो 1/8। 1/8 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 आकाश, 1/8 वायु। इसी तरह जब वायु बनेगी तो वो 1/2, शेष 4 तत्व 1/8। इसी तरह से सभी 5। अब एक बात वहीं और कही गई, जो मैं वर्तमान के हमारे तमाम सारे स्वच्छता अभियान, चाहे वो नदियों को जोड़ना, उनका पानी स्वच्छ करना, जलवायु स्वच्छ करना, एक आज जो है ऐसे कहें कि इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। अब क्लाइमेट को शुद्ध करने के लिए तमाम सारे प्रयास हो रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया कि अगर बाहर की वायु दूषित होती है, तो ऐसा नहीं आप कितने भी स्वस्थ वातावरण में रहिए, आपके अंदर की जो वायु है वह भी दूषित हो जाएगी। अगर बाहर की पृथ्वी दूषित है, तो आपका भी जो अंदर की जो पृथ्वी है, क्योंकि हम बने इन्हीं 5 तत्वों से हैं, तो हमारे अंदर की पृथ्वी दूषित हो जाएगी। जो हम विज्ञान में इसको थोड़ा किस रूप में, प्रदूषण के रूप में पढ़ लेते हैं, साइंस ने उस तरह पढ़ा लिया। तो
कोई रूप वही है। तो अगर वो बाहर वाला सोचे ये तो बाहर का पानी जी पलूषित है, हमारे घर में तो आरओ लगा है, हम ये पीते हैं वो पीते हैं, सही बात है आप पीते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से उस बाहर के पॉल्यूशन से आप अपने को पूरी तरह बचा नहीं पाएंगे, बचा सकना संभव ही नहीं है। इसीलिए प्रकृति का संतुलन, जीवों का संतुलन, इकोसिस्टम बैलेंस होना, ये मानवीय स्वास्थ्य, मानवीय सभ्यता के लिए एक अति महत्वपूर्ण कारक है। इसीलिए हमें, हमारी संस्कृति में जब शांति मंत्र का उद्घोष किया गया तो आपा शांति, पृथिव्या शांति, विश्व देवा शांति, सारे की शांति, मतलब सारे के कल्याण की बात कही गई। इतनी ही नहीं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति बड़ी विशुद्ध संस्कृति है ये। और इसलिए नहीं कि आप ऐसा करके कोई उन पर उपकार कर रहे हो। अगर ये बाहर की प्रकृति, ये पेड़, वनस्पतियां, पहाड़, नदियां, ये स्वस्थ रहेंगी, तभी मानव जीवन सुरक्षित, स्वस्थ एवं शांत हो सकेगा, और तभी लोक कल्याण हो सकेगा। आप ये सोचो, वास्तव में सारी समस्या की जो जड़ रही वो ये उसका चिकित्सा विषय नहीं। अगर हम इसको संपूर्णता में देखें, नॉलेज इज ए ट्री, और ये सब हम उसकी ब्रांचेज हैं, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे वो शिक्षा शास्त्र, विज्ञान, रसायन, गणित, औषधि, जितनी भी आप ले लेंगे, दीज आर ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, एंड नॉलेज इज अ होल, दैट इज अ होल ट्री। तो उसमें अगर हम देखें तो इन सबके कल्याण में जब मनुष्य ने ये थोड़ा सोचना शुरू किया, एक जो हमारी संस्कृति में उपभोक्तावादी संस्कृति है कि भाई मनुष्य सबसे बुद्धिमान है, तो वो क्या करेगा, सब पर नियंत्रण करके रखेगा, सब पर शासन करेगा, और उसकी इस ऐसे कहें कि आ, अधिकार स्थापित करने की धारणा ने, नियंत्रण की अवधारणा ने हमें एक मुश्किल में डाल दिया। हम अपने को उपभोक्ता और इन सभी चीजों को, इन नदियों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, वृक्षों को, सबको उपभोग की वस्तु समझने लगे। और इस उपभोग की वस्तु और उपभोक्ता के कॉन्सेप्ट ने हमें आज इस स्थिति तक लाके खड़ा कर दिया है कि हमें कई बार लगता है, हम कहते हैं अब बाढ़ आ गई, अब भूकंप आ रहा है, अब ये ज्वालामुखी, अब तमाम सारी जो इम्बैलेंस की प्रॉब्लम्स हैं, या अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तमाम सारी, ओजोन लेयर, तमाम सारी समस्याएं हैं, अगर मैं जिस तरह से देख पाता हूँ, ये कहीं ना कहीं से इसके पीछे मनुष्य है। शायद हमें उपभोक्तावादी नहीं, बल्कि हमें एक समन्वयवादी होना पड़ेगा। हमारे लिए ये सभी उतने आवश्यक हैं, हम भी इनके लिए आवश्यक हैं। हमें एक मिल करके, हमें फिर उस भारतीय संस्कृति, हमें मिल करके एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, और ये मैं पर का भेद खत्म करके एक स्व का भेद अपना, स्व की स्थिति अपनानी पड़ेगी। हम सब, मैं नहीं बल्कि हम सब, और इस हम सब में ये प्रकृति, पेड़ पौधे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना मनुष्य का जीवन। और तभी शायद ये जगत, चाहे ये चिकित्सा विज्ञान जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ज्यादा सार्थक होगा। बहरहाल मैं यहाँ थोड़ा सा विषय से इतर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं से इससे जुड़ा हुआ था, और मेरे ध्यान में आया तो मैंने कहा आपके साथ साझा करते हैं। तो ये भारतीय, मैंने कहा कि मनीषा हमारे उपनिषदों में यह अवधारणा रही है, और क्रमशः हमारे यहाँ जो ज्ञान, वो ऐसे कहें कि ज्ञान का जो स्वरूप रहा है वो कोई अलग अलग नहीं रहा है। वो जैसे वेदों में, हमारे वेद, ऋग्वेद कहें, अगर वेद कहें तो प्रथम भारतीय ग्रंथों के रूप में वेदों की रचना, तो वेद में ये विज्ञान भी, ज्योतिष भी, गणित भी, दर्शन भी, इन सारों की चर्चा समेकित रूप से एक में की गई है। इनको अलग अलग बांट के हम उस तरह नहीं समझ पाते। स्पेशलाइजेशन के लिए बांटना हो सकता है जरूरी है, रिसर्च के लिए जरूरी है, लेकिन उन बांटने में भी उनमें कोई एकता रहती है। उस तत्व को शायद हमें समझना होगा, और उस एकता को समझ करके ही हम एक संपूर्ण विश्व के कल्याण की कोई अवधारणा बना पाएंगे, मानव मात्र के, जीव मात्र के बल। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि ये जो विकारों की चिकित्सा के लिए उपयोग की जाने वाली औषधियों का आहार भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित होती है। अब जो विकार आया, वो चाहे उन 5 जो हमारे तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उनमें कोई इम्बैलेंस आया, या शरीर में उनकी वजह से कोई त्रिदोष आया, वात पित्त कफ में, तो इसका जो इम्बैलेंस बनेगा, उसके लिए जो औषधि बनेगी वो भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित होगी, कहीं बाहर से नहीं आना है। वो 5 तत्व कौन, जो आप फल खाते हो उनमें यही मिट्टी, पानी, हवा,
आकाश, यही यही मिला हुआ है, इन्हीं का कोई स्वरूप है। अलग अलग में अलग अलग है, इनके अलग अलग मात्रा में अलग अलग चीजों में मिलाने से अलग अलग रंग, अलग अलग गुण, अलग अलग धर्म, ये सारे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे उसी मिट्टी में हम तमाम फूलों के बीज डालते हैं, वही बारिश होती है। कोई फूल लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, कोई नीला होता है, कोई कैसा होता है। लेकिन इस विविधता की का हमें आदर करना है। उन सब, वो सब उपयोगी हैं। ऐसा नहीं है कि आप उपभोक्ता हो, गुलाब सोचे कि वो सब फूलों का राजा है तो दूसरे उसकी सेवा के लिए केवल हैं, तो दूसरे फूल अस्तित्व में नहीं रह जाएंगे और वो कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कत पैदा करते हैं। शायद यही दृष्टि हमारे लिए आज परेशानी बनी है। हमें सबका आदर करना होगा। आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पश्यति, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पश्यति। शरीर में त्रिदोष और सप्त धातु, ये सप्त धातुएं क्या है? सप्त धातु आपका रस, मांस, रक्त, मज्जा, वसा, इस तरह के जो हमारे शरीर के अवयव हैं, ये सप्त धातुओं के रूप में रक्त, रस, रक्त, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे सप्त धातुएं हैं जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। और एक बात और है इसमें, जो जैसे इसमें हमने शुक्र की बात की, इन्हीं शरीर से, एक कितना अद्भुत है, इसी शरीर से अगली शरीर की रचना। तो उसमें अगले जीव, इन्हीं जो 5 तत्व हैं, ये अगले जीव को, जैसे सीड होता उसी तरह से अगले बीज का की उत्पत्ति भी हो जाती है, अगली जनरेशन जिससे आती है। तो ये हमारे सप्त धातुएं हैं। और एक हमारा त्रिमल भी है, त्रिमल के रूप में उपस्थित होता है। मतलब ये हमारे संस्कृत में जो पंच तत्व हैं और त्रिदोष हैं और सप्त धातुएं हैं और त्रिमल, ये इन सबको बैलेंस करना है। इसी वजह से इनमें जब इम्बैलेंस होता है तो शरीर हमारा रुग्ण होता है, रोगी होता है। उसके लिए हमने कहा कि भोजन से, प्राकृतिक औषधियों से, और कुछ उनके मिलने से कुछ हम अलग दवाएं बनाते हैं। 4 औषधियां हमने मिलाया, उससे कोई दवा बनाया। एक अकेले एक औषधि, एक कोई वनस्पति से नहीं पूरा हो पा रहा है, तो वो मिला के हमने वही काम, वो जैसे चाहे वो तिब्बती चिकित्सा में किया गया हो, सोगा रिक्पा ने किया हो, और चाहे हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ने किया हो, चाहे एलोपैथ ने किया हो, अलग अलग उसके फार्म हो सकते हैं। तो इस सिद्धांत के संदर्भ में ये है कि ये एक चिकित्सक एक रोगी के उपचार एवं 5 तत्वों की समानता एवं विषमता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपने ज्ञान, अनुभव एवं कौशल का प्रयोग करेगा। सोगा रिक्पा के मूल सिद्धांत को निम्नलिखित 5 बिंदुओं के संदर्भ में छायांकित किया जा सकता है। पहला, रोग से शरीर उपचार के अधिष्ठान के रूप में। मतलब रोग जो है, रोग में शरीर उपचार के अधिष्ठान के रूप में। शरीर उपचार का अधिष्ठान, रोग जो है शरीर, अधिष्ठान मतलब क्या होता है? बेस, अधिष्ठान है बेस। तो रोग में शरीर उपचार के अधिष्ठान के रूप में है सोगा रिक्पा। प्रतिकारक अर्थात उपचार, प्रतिकारक मतलब रोग को रोकेगा। प्रतिकारक के माध्यम से उपचार की विधि, रोग को रोकने के माध्यम के रूप में उपचार की मेथड है, मेथोडोलॉजी है। चिकित्सा जो रोग का उपचार करती है, अब अगली मेथोडोलॉजी हो गई, फिर चिकित्सा हो गई जो उपचार करती है। और मेटेरिया मेडिका फार्मेसी या भैषज गुण विज्ञान, भैषज औषधि के गुण और दोष, मतलब ये भी इसके अंतर्गत है। मतलब पहला तो हो गया रोग का अधिष्ठान जो आपका शरीर है, मतलब एक तरह से, मतलब वहाँ रोग के अधिष्ठान आपका शरीर है तो उसकी पहचान करेंगे, फिर उसका प्रतिकार करने के लिए उपचार करेंगे। उपचार की कुछ विधियां होंगी, उन विधियों में चिकित्सा फिर करेंगे जो उपचार करती है, और उपचार करने के लिए जो चिकित्सा है उसके लिए औषधि, उन औषधियों का गुण दोष कैसे बनाई जाती है सारी, ये हमारे सोगा रिक्पा के ये मूल सिद्धांत है 5, इन पर वो काम करता है।
परंपरागत रूप से पारंपरिक शिक्षा पद्धति के अंतर्गत या तो गुरु शिष्य परंपरा के अधीन या परिवारों में विधवा वंश परंपरा पद्धति के अधीन, जिनमें पीढ़ियों से ज्ञान पिता से पुत्र को हस्तांतरित किया जाता है, आमची को प्रशिक्षण किया जाता है। कुशल आमची बनने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं, जिससे कठिन सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो हमारा ऋग वैदिक ज्ञान है वैदिक काल का, तो वैदिक काल में लिपि नहीं थी। अब कई प्रश्न था तो वेद कैसे लिखे गए, तो हमारे यहाँ वेद जो लिखे गए, कई वेद को आप्त वचन भी कहते हैं, वो ईश्वर की वाणी है। बाद में वेद व्यास जी ने उसको लिखने का काम किया, लेकिन लिपि का विकास तो बहुत बाद में हुआ भारत में। अगर हम देखें तो ये लिपि का विकास, लिपि के विकास के पहले कैसे होता था, हमने अपनी पूर्वजों को भी देखा है, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब उनको भागवत पुराण के 18,000 श्लोक याद होते थे। और ऐसे नहीं याद होते थे, उनके अन्वय सहित, व्याख्या सहित याद होते थे। तो एक रट लेने की जो विधा थी, आज भी तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जो उनके खानदान से पढ़े ज्यादा नहीं है, उनके घर में पंडिताई का काम किया जाता है, तो उनको तमाम सारे श्लोक याद हैं, लिखना नहीं आता वो श्लोक, क्योंकि लिपि का विकास नहीं हुआ, मतलब उन्होंने लिपि का प्रयोग नहीं किया कभी, बट याद है उन्हें, उसका अर्थ भी याद है। तो हमारे यहाँ ये जो आयुर्वेद या फिर सोगारिक्वा, जो इस तिब्बती चिकित्सा भी शुरू हुई, जो इसका प्रारंभिक देखें तो प्रारंभिक काल जैसे खानदानी चला आ रहा है, खानदानी औषधि बनाना जाते हैं, उनसे क्या है, अब उसमें तौल माप इतनी सही नहीं थी, कभी कभी मात्रा उत्रा का कुछ अंतर हो जाता था, इसीलिए दवाओं का कई बार थोड़ा सा अलग अलग, शरीर में अलग, तो थोड़ी कम कम अनुभव या कम ज्ञान में, या बहुत अच्छी उसकी पढ़ाई न होने से ये कभी कभी उसके थोड़ा दुष्परिणाम भी होते थे। लेकिन ये खानदानी चले आने का काम भी हम देखते हैं वैद्यों का। अपने प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उनको आमची उपाधि प्रदान करने के लिए प्रशिक्षु आमची के समारोह में पूरे समुदाय के समक्ष कुछ विशेषज्ञ आमचियों की उपस्थिति में परीक्षा देनी होती थी। ये देखो, ये भी हमारे वैदिक काल का ही एक उदाहरण है। वैदिक काल में जब डिग्री होती थी, जिसे आज भी हम दीक्षांत समारोह कहते हैं, डिग्री जो देते हैं यहाँ जो है दीक्षांत समारोह में, यूनिवर्सिटियों में सब हम जो करते हैं, तो इसमें तमाम विद्वानों के बीच में कोई कोई वाइस चांसलर, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, किसी को बुलाते हैं और डिग्री दिलवाते हैं। तो वहाँ प्राचीन काल में पहले तो आपको अपनी प्रतिभा, यहाँ तो आप एक डिग्री, आपने पहले मार्कशीट आई है, परीक्षा दिया है, वहाँ शास्त्रार्थ करने की विधा थी। उस विषय के तमाम विद्वान लोग बैठे हैं, उनमें आप शास्त्रार्थ करिए, आपके पास तमाम क्रिटिकल केस आएंगे। अगर शल्य चिकित्सा देखो सुश्रुत के काल से, तो आपको वो करके दिखाना पड़ेगा, आप कितने सफल हो रहे हो उसमें। हमारे प्लास्टिक सर्जरी तक पहले से ही दिखाई देती है, तो आप उसमें सफल हो, ठीक है, आप कुशल सिद्धहस्त हो तो आपको डिग्री मिलेगी। आप नहीं कुशल हो तो कोई बात नहीं, विद्वानों का वर्ग आप बोलेगा अभी आपको और सीखने की जरूरत। हमारे रिसर्चेज में भी ऐसा होता है कि अभी रिसर्च किया, आगे उनको 2-3 लोगों के पास वो चेक होने के लिए जाता है, किसी ने उसको आपको लौटा दिया, अपनी रिकमेंडेशन नहीं दिया और बोला ये चीज संशोधन करिए, इसमें आप ये चीज कमी रह गई है, तो हमें पुनः संशोधन करना पड़ता है। ठीक वही प्रक्रिया कि आप अगर उतने कुशल नहीं दिखाई दे रहे हो उन विशेषज्ञों की नजर में, तो आपको पुनः से 1 साल 2 साल पढ़ने के लिए और उतना कुशलता प्राप्त करके पुनः आने के लिए उन्होंने रिकमेंड कर दिया, और आप दोबारा आओगे उस सभा में, और जब आप अपनी योग्यता साबित करोगे फिर आपको डिग्री मिल जाएगी। नाउ यू मे गो टू द सोसाइटी एंड स्प्रेड योर नॉलेज एंड डू योर प्रैक्टिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो इस तरह से कुशलता की जांच इसी तरह होती थी। वैसा नहीं है कि आपको किसी भी तरह से डिग्री मिल जाएगी कुछ सही या कुछ गलत करके, तो जैसे भी तरीके से इनके इन प्रकार हैं, तो आप समाज में उसका प्रयोग करने के लिए आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं था, आपको यू हैव टू प्रूव योर, यू कैन से एफिशिएंसी विद्वानों के बीच में, उस विषय के सिद्ध लोगों के बीच में। सॉरी, भूतकाल में आज भी किसी न किसी रूप में, जैसे मैं एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हूँ, प्रशिक्षण संस्थान में, तो यहाँ क्या होती है, चलो प्रक्रिया जो भी है, लेकिन विद्यार्थी को एक कुशल ट्रेंड टीचर के रूप में पढ़ा करके अपने को प्रूव करना होता है कि वो अच्छी तरह पढ़ाना जानता है कि नहीं, अच्छी तरह स्किल यूज कर सकता है कि नहीं, अच्छी तरह कौशलों को बच्चों को सिखा सकता है कि नहीं। नहीं सिखा सकता तो दोबारा सीखे,
अभी 4 क्लास उसको और दे दिया जी, अब ये और पढ़ाओ, ये काम और करके ले आओ। जब तक हम मतलब वन थिंग, एक तो सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज, देन उसका प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या आप उसका प्रयोग करने में, और वैसा ही दूसरों को जिन्हें आपको सिखाना है उनको सिखाने में आपकी प्रवीणता पूरी तरह हो पाई है कि नहीं, नहीं हो पाई है, तो यू हैव टू रिफॉर्म, यू हैव टू इम्प्रूव दैट। वैसे ही हमारे यहाँ कहा गया यावत जीवत अधीते विप्रः, जब तक जीना तब तक सीखना, लेकिन एक स्टैंडर्ड उसका बना दिया गया, भाई इतना तो आना ही चाहिए ना, तभी आपको डिग्री दी जाएगी, तभी आप आगे बढ़ो। तो भूतकाल में उच्चतर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र के वे लोग भी प्रतिष्ठित विद्वानों के पास या तिब्बत के किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते थे। इन क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों ने अपनी सोवा रिक्पा शिक्षा प्रारंभ करने के लिए तिब्बत जाना पसंद किया था। वहाँ मतलब अब सोवा रिक्बा का जैसे आयुर्वेद है उसी तरह एक पूरी पूरी शिक्षा पद्धति है, उसमें सब कुछ है, और निश्चित रूप से इसकी पूरी कद्र होनी चाहिए। ये आयुर्वेदिक जो इंडियन मेडिसिन है, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है, उससे पूरी तरह हमें प्रभावित दिखती है। उसका एक और रीजन है, जैसे बौद्ध धर्म भारत से तिब्बत में गया, तो जो पहले जो ये धर्म थे, निश्चित रूप से अगर आप समय करें, आप बौद्ध काल देखें, तो धर्म का जो, जैसे आज हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस समय तो राजा थे, राजतंत्र था, तो इन धर्मों को राजाओं का प्रश्रय प्राप्त होता था। प्रश्रय का मतलब उन धर्मों के विद्वान, उन धर्मों, चिकित्सा के विद्वान, ज्योतिष के विद्वान, साहित्य के विद्वान, राजा उनको हर तरह की एड देता था, हर तरह की सुविधा देता था, ग्रंथों की रचना के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस तरह से केंद्र स्थापित करने के लिए, उस शिक्षा कला के पल्लवित पुष्पित होने के लिए अवसर प्रदान करना, ये राजाओं की ड्यूटी थी। और उसी के लिए राजा समाज से कुछ टैक्स लेना, अलग अलग तरह की सेवाएं लेना, ये करता था। तो अब इन्हीं राजाओं का काम चिकित्सा भी, धर्म भी, ज्योतिष भी, हर तरह की। आप देखिए, अगर हम बुद्ध का जीवन देखें, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की क्रिया में अगर वो छोटी कहानी हमें देखें, तो बुद्ध ने जब एक बुजुर्ग को देखा जो झुक के चल रहा था, बीमार को देखा, तो बौद्ध धर्म में एक महाकरुणा की अवधारणा है कि पूरी ह्यूमनिटी को कैसे सफरिंग से बाहर किया जाए, कैसे मुश्किलों से, कैसे दिक्कतों से पूरी मानवता को बचाया जाए, विदाउट एनी, यू कैन से, डिफरेंशिएशन ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, religion, without caring all these things, for the sake of whole humanity, how to save humanity, how to make people joyful. This is the main instinct of Buddhist religion. और इसीलिए अगर हम अशोक को देखें उस समय, तो अब वो धम्म युद्ध की बात करता है, कलिंग युद्ध, खारवेल राजा कलिंग युद्ध के बाद जो है उसका हृदय परिवर्तन हुआ, लोगों का हृदय जीतने की बात होती है, और युद्ध जीतने से वो ज्यादा जरूरी समझा जाता है, और शायद वो सबसे बड़ी प्रसार की नीति वही बनी। तो मतलब अब यहाँ देखें कि जब बौद्ध धर्म वहां गया, तो साथ में क्या बुद्ध के वो 4 आर्य सत्य नहीं गए? 4 आर्य सत्य, वो दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुख, जीवन दुखमय है, दुख, दुख, दुख समुदय, दुख समुदय दुख का कारण है, दुख निरोध, दुख को अंत किया जा सकता है, मतलब दुख का खत्म होना संभव है, मतलब दुख खत्म हो सकता है, और दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुख दूर करने की के तरीके, दुख निरोध के मार्ग, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, और दुख निरोधगामी प्रतिपदा या दुख दूर करने के मार्ग, ये 4 आर्य सत्य। और ये जो दुख दूर करने के मार्ग हैं, अष्टांग मार्ग में इन्हें बताया गया। वो अष्टांग मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये एक एक विस्तृत हो जाएगा। लेकिन ये जो है सम्यक, सम्यक मतलब बैलेंस्ड, सम्यक उचित, वेरी मतलब बहुत बड़ा सोच समझ के ध्यान में रख करके, मतलब जो सबके लिए उचित हो, ऐसा है सम्यक। सम्यक शब्द बड़ा मतलब बड़ा सरल, और ऐसे कहें कि ऐसे बड़ी मतलब अपनी गहन
अर्थवत्ता रखता है। सम्यक दृष्टि, किसी चीज को देखें तो कैसे देखना है, सबको अलग अलग। एक ही स्त्री है, अब उसको पति अपनी पत्नी की नजर से, बाप अपनी बेटी की नजर से, माँ अपनी बेटी की नजर से, भतीजा अपनी बुआ की नजर से, अलग अलग जितने संबंध हैं, पड़ोसी अपने जैसे पड़ोसी की नजर से, इस तरह से देश वाला अपने देश वाले के नजर से, इस तरह की तमाम सारी। अब देखो व्यक्ति वही है, सम्यक दृष्टि में अलग अलग लोगों की दृष्टि में एक ही व्यक्ति को देखने की अलग अलग भूमिकाएं हैं। मैंने ये जो उदाहरण लिया है, ये भौतिक अर्थ में इसको समझाने का उदाहरण लिया है, केवल इतना नहीं, सम्यक दृष्टि का अर्थ तो बड़ी गहन है। मतलब सबके लिए वैसा ही सोचना, अगर एक लाइन में कहना हो, जैसा आप अपने लिए सोचते हो। सम्यक दृष्टि, अपने जिस परिस्थिति में हो तो उसके लिए आप जैसे अपने लिए सोचते हो वैसा सोचना, सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, इसी तरह अपने लिए जो आप संकल्प करते हो वैसी परिस्थिति होगी तो ऐसा दूसरे के लिए। सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, उचित कर्म करना, सम्यक सम्यक वाक, सही ठीक बोलना, जैसा जिस परिस्थिति में आपको जो सुन के अच्छा लगता है वैसा ही अगला उस परिस्थिति में होगा तो वैसा ही सुनना वो भी चाहता होगा। इसलिए, और ये अगर हम थोड़ी अहिंसा की अवधारणा देने देखें तो ये व्यापक अहिंसा की अवधारणा है। कैसी अहिंसा? मनसा वाचा कर्मणा, मन में विचार में भी किसी के प्रति कोई ऐसा दुर्भाव ना आए जिससे उसको ठेस लगे। जैसे आपके प्रति कोई बुरा सोचता है और इसका थोड़ा भी अंदेशा आपको होता है तो आपको थोड़ी तकलीफ होती है। तो शायद अगले के प्रति भी, जीव मात्र के प्रति अलग आप अगर बुरा सोच रहे होंगे तो सोचने का भी अगर उस पर प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव, तो उसे तकलीफ होगी। तो इस तरह का ये 5 अष्टांग मार्ग, 8 अष्टांग मार्ग बनाए, किसके लिए बताए? निर्वाण की प्राप्ति के लिए। दुख सम दुख 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 समुदय, दुख निरोध के लिए। दुख निरोध ही निर्वाण है। निर्वाण क्या है? वो परमानंद की अवस्था है, जीवन से छुटकारा की, जिसे जिसे भारतीय संदर्भ में, भारतीय धर्म और दर्शन में जिसे हम मोक्ष कहते हैं उसे यहाँ निर्वाण कहा गया। जीवन मृत्यु सब चीज से छुटकारा, तो वो निर्वाण की स्थिति है। उसके लिए ये 8 मार्ग बताए गए। अब देखिए, सम्यक स्मृति, आपको उचित स्मृति होनी चाहिए। सम्यक समाधि, समाधि में तमाम उसके सम्यगाधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान परिहृत्य मनो यत्र स समाधि, मतलब मन को नियंत्रित करने की स्थिति समाधि है। सम्यक धी, सम्यक बुद्धि हो जाती है जिसकी, वो समाधिस्थ हो जाता है। धी माने बुद्धि। सम्यक धी, उचित बुद्धि। उचित बुद्धि कैसी होगी? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक। इसीलिए भारतीय संदर्भ में बुद्धि से आगे का की स्थिति विवेक को किया गया। विवेक हमें, हम जब अपनी जैसे बौद्धिक प्रक्रिया शुरू करते हैं तो इंफॉर्मेशन जैसे हमें होती है, उससे आगे नॉलेज होती है, और नॉलेज से भी आगे जैसे डेटा होता है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और उससे आगे विजडम। जो विजडम है, ये बुद्ध की स्थिति है, सिद्धार्थ से बुद्धत्व, विजडम। विजडम क्या है? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हर स्थिति में इसका विवेक कर पाना, किसी भी स्थिति में, चाहे वो यूक्रेन की लड़ाई हो, आपके ऊपर गोलीबारी हो रही हो, बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और ये जैसे इसको तनिक भी विचलित होंगे तो हमारी स्थिति गलत हो जाएगी। और इसलिए ये 8 अष्टांग मार्ग बुद्ध ने बताए निर्वाण की प्राप्ति के लिए। तो ये हमारे सारे सारे मानसिक क्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबको नियंत्रित करने का, जैसे उन्होंने बिल्कुल डिसिप्लिन में रखने का, अनुशासित रखने का एक, और ये सारा अनुशासन कैसा है? स्व अनुशासन है। एक छोटी घटना और मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा, बस प्रसंगवश। बुद्ध जब सिद्धार्थ से कहीं बुद्धत्व की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब अभी बुद्ध हुए नहीं थे, तो एक प्रसंग आता है कि वो आ, उनके साथ 5 4 और उनके ऐसे कहें कि साथ तपस्या करने वाले लोग थे। लास्ट मोमेंट में उन सबने उनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि बुद्ध इतनी कठिन तपस्या करने लगे कि शरीर उनका बहुत दुर्बल हो गया। तो एक दिन मुर्दघट्टे पर जा करके, और वो रात को वहाँ तपस्या कर रहे थे, और वो वहाँ देखना चाहते थे कि जैसे एक कुछ इस तरह की किंवदंतियां हैं कि वहाँ जो है रात में ऐसे मुर्दघट्टे पे भूतों का डेरा होता है, ये वो। तो इस किंवदंती को टेस्ट करना चाहते थे, सही बात तो ये है। तो उन्होंने एक जो कहानी है उसके पीछे, जातक कथाओं में,
कि उन्होंने वहाँ रात में देखा कि जैसे परियां जो है जातक कथा में कि डांस कर रही हैं, और एक परी ने उसमें कहा, जब वो अपना डांस कर रही हैं, तो परी ने कहा कि भाई बीना के तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत रखो कि उनसे अच्छी आवाज ना आए। बुद्ध ने इससे एक दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग लिया, वो मैं बताना चाहता हूँ। बुद्ध ने बड़ी कठिन तपस्या की थी, तो क्या किया था उन्होंने, खाना पानी सब छोड़ दिया था। और एक स्थिति उनकी आई ऐसी कि पेट को पकड़ो तो रीढ़ हाथ में आ जाती थी, और रीढ़ की तरफ जाओ तो पेट अब बस मृत प्राय थे, लेकिन अभी बस सांसें चल रही थी। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक बुजुर्ग महिला आम के पेड़ के नीचे खीर चढ़ाने आई, और उन्होंने बुद्ध ने फटाफट जाके खा लिया। और इसी बात पे उन चारों उनके मित्रों ने उनका साथ छोड़ दिया था कि ये तो ढोंगी हो गया, पाखंडी है, मतलब कभी कैसे करता कभी कैसे करता है, मतलब ये आ, पथभ्रष्ट है, मार्ग को छोड़ने वाला है। लेकिन बुद्ध ने जब ये कहानी मतलब देखी थी, उसके बाद ये काम किया था, तो बुद्ध की ये समझ में आया कि अगर ये शरीर है, शरीर सर्वम खलु धर्म साधनम, शरीर सबसे बड़ा मंदिर है, अगर जब ये रहेगा तभी कोई साधना हो पाएगी। आज हम बोल रहे हैं तो हमारा शरीर है, अगर मैं रोगी होता, बीमार होता, न बोल पाता, तो शायद कोई साधना चिंतन करना मुश्किल हो जाता मेरे लिए। शरीर, यही सोच के शरीर, बुद्ध ने उस समय सोचा कि शरीर इतना तो स्वस्थ होना ही चाहिए कि हम अपनी जो योगिक क्रियाएं हैं, जो तपस्या है, वो ठीक ढंग से कर पाए। वीणा के तारों को इतना कसो भी मत कि टूट जाए। दूसरा, इतना शिथिल भी ना कर दो, तपस्या करनी है डॉक्टर सचिन जी की तरह से 3 बजे 4 बजे तक उठ के भाई साधना करनी है रोज, तब जाके हम कोई अच्छे चिंतक, अच्छे गणितज्ञ, कहीं अच्छी स्थिति में आ पाएंगे। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, तो वो साधना करनी है अनवरत। जैसे ये संस्था इतनी बड़ी खड़ी हुई है, तो माननीय श्री इंद्रेश जी ने कितना त्याग किया होगा, ये शायद वही बता सकते हैं। हम लोग केवल एक अनुमान कर सकते हैं, और शायद वो अनुमान भी कभी जो उनका अनुभव होगा उस तक शायद पहुंचना बड़ा कठिन है, क्योंकि जाके पावन फटी बेवाई का जाने वो पीर पर आई, वो एक्चुअल जो रियलाइजेशन है, वो तो हमारे यहाँ कहा गया कि जो शहद का स्वाद है, शहद खा के ही जाना जा सकता है। वो वेदांत कहता है नेति नेति। अब किसी को केला खाना है, केले का मिठास कोई जानना चाहता है तो कितनी मिठास पूछेगा, बर्फी जैसा, गुड़ जैसा, इमरती जैसा, जलेबी जैसा, सब में नहीं कहना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका उसे केला खिला दो, बस जान जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो अविगति गति कछु कहत न आवे, और कैसे कहा हमारे जो है कबीर जी ने, कबीरदास जी ने, कि सो जाने जो पावे, तो उसको जानने के लिए उसको पाना पड़ेगा, दूसरा कोई। हम मैं यहाँ बौद्ध धर्म का रेफरेंस ले रहा था, नागसेन ने बड़ी अच्छी तरह से मिनेंडर को समझाया है कि जो निर्वाण की स्थिति है वो कैसी है, आकाश जैसी ऊंची, समुद्र जैसा गहरा, लेकिन अंत में वो कहता है ये सब बता के भी उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, उसको सिर्फ स्वानुभव द्वारा जाना जा सकता है। इसके लिए कोई टीचर, किसी की टीचर क्या कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। यू हैव टू डू दैट ड्यूटी, आपको खुद ही करना पड़ेगा। खुद नहीं करोगे, इतने आइंस्टीन ने, इतना हमारे आ, जैसे इतने बड़े बड़े गणितज्ञ रामानुजन ने, प्रोफेसर हार्डी ने, जैसे मैं कहूँ गणित के विद्वान लोग बैठे हैं, इतना सारा दे दिया तो क्या सब लोग रामानुजन बन गए क्या? उन्होंने इतना दे भी दिया तो क्यों नहीं बने? उससे पहले नहीं था तब वो बन गए, अब क्यों नहीं बने? क्योंकि रामानुजन बनने के लिए रामानुजन वाली जिज्ञासा हमारे अंदर होनी पड़ेगी, वो साधना करनी पड़ेगी तो बन जाएंगे। अदरवाइज कोई सुविधा साधन हमें रामानुजन नहीं बना सकता है। ये हमारे यहाँ वेदांत सूत्र से इसे मैं जोड़ूंगा, वहां कहा गया, वेदांत सूत्र के चतुसूत्री में पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर जानने की जितनी जिज्ञासा होगी, किसी ने एक बार अरस्तु से पूछा कि आप ईश्वर को जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ये प्रश्न सुकरात से किया गया था, सुकरात से। सुकरात शरीर से बड़ा बलिष्ठ था। सुकरात ने उस आदमी को बुलाया नदी के किनारे, तो वो व्यक्ति नदी के किनारे गया,
सुकरात ने क्या किया, वो बिल्कुल उसको नदी के किनारे ले गया, और जब बिल्कुल नदी किनारे आ गया उसको पानी में ले गया, अंदर पानी में गया, उसका जल्दी से सर पकड़ के इस तरह से पीछे से और पानी में नीचे कर दिया। पानी में नीचे कर दिया तो अब सांस नहीं ले पा रहा था पानी में। 1 मिनट 2 मिनट गुजर गया, अब उसको सांस के मारे उसकी मतलब मुश्किल हो रही थी, प्राण निकलने वाला। तो वो जोर से चिल्लाने की कोशिश, लेकिन पानी में चिल्ला भी नहीं पा रहा था। जब बिल्कुल लाल हो गया तो सुकरात ने उसको बाहर कर लिया। बाहर करते ही सुकरात ने कहा, जब तुम पानी के अंदर थे, अब वो तुरंत पहले तो शिकायत करने लगा कि ये तुमने क्या किया मेरे साथ, मेरी जान ले रहे तुम तो। उसने कहा, अच्छा ये बताओ कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था। उसने कहा, हर दशा में पानी से निकलना बाहर, मैं सांस ले सकूं। तो कहा, जितनी तीव्र इच्छा उस समय पानी से निकलने की थी, किसी समस्या को सॉल्व करने की अगर इतनी तीव्र इच्छा हो जाए तो वो कोई भी समस्या वो सॉल्व हो जाएगी। दिस वॉज ओनली आंसर व्हाट सुकरात हैज गिवन। तो मेरे यहाँ ये रेफरेंस बताने का, शायद हमारे इन ऋषियों महर्षियों जो हम नाम ले रहे हैं, चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, चाहे वो कपिल हो, चाहे आप जितने अभी हमने सुश्रुत हों, चरक हों, हमारे धन्वंतरी हों, या इसी तरह से आप तमाम गणितज्ञों, ज्योतिषियों, किसी का नाम लोगे तो शायद उतनी उन्होंने साधना की होगी तो वो खोज लिया। आज इन सारे टेक्नोलॉजी के बाद, सारे संसाधनों के बाद, सारी पूर्व की उन रिसर्चेज के बाद हम उनके जैसा फंडामेंटल काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन सब के बावजूद भी हमारे अंदर उस जिज्ञासा की कहीं ना कहीं उस लेवल तक वो जिज्ञासा नहीं है, कमी है उसकी। चलिए विषय पर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। विषय से थोड़ा सा शायद भटक गया या हट गया था। तिब्बती चिकित्सा पद्धति के अनुसार मानव के शरीर में 3 प्रमुख तत्व का अस्तित्व है, यानी लू, चेबा, फेंगन। इनके सिवा 7 प्रमुख आधार मौजूद हैं, यानी भोजन, खून, मांस, वसा, हड्डी, मज्जा और प्राण शक्ति। इनके सिवा 3 विसर्जित तत्व हैं, जो मैं कह रहा था, 3 त्रिमल, वो 3 विसर्जित तत्व हैं। और वो क्या है, पेशाब, मल और पसीना। 3 जो विसर्जित 3 मल हैं, पेशाब, मल और पसीना, ये त्रिमल। ये भी अब देखो, शरीर से अगर सही समय पे आप देखो, यूरिनल इन्फेक्शन होता है, पेशाब नहीं हो रही 2 दिन, तो कितनी क्रिटिकल स्थिति हो जाती है। अगर हमारा मल किसी वजह से, चाहे वो गैस का ही कुछ भी, रुक जाता है तो कितनी दिक्कत होती है। और अगर पसीना भी शरीर से नहीं आता है तो क्या क्या दिक्कत होती है। कोई भी पैथी है तो ये त्रिमल और त्रिदोष का पित्तबात और 5 वो हमारे क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन सब के बैलेंस की आवश्यकता है। शायद ये चिकित्सा इसी पर आधारित है। और आयुर्वेद अगर कहें मूल रूप से, तो इनका स्रोत या ये कहीं ना कहीं से इनका प्राण आयुर्वेद में दिखाई देता है। जब और हमारे आज भी देखो, धन्वंतरी, धन्वंतरी आयुर्वेद के जैसे देखें तो धन्वंतरी को ये भी हमारे यहाँ प्रचलित है कि वो समुद्र मंथन के समय निकले थे, विष्णु का ही एक रूप है धन्वंतरी। धन्वंतरी की पूजा भी होती है आज हमारे वो जो है दीपावली में, कि वो क्योंकि ये जीवन रक्षक, मतलब मनुष्य के जीवन के लिए, जगत के जीवन के लिए, जीव जीव मात्र के जीवन के लिए यह आवश्यक है। प्रथम 3 तत्वों से 7 प्रमुख आधारों तथा 3 विसर्जन तत्व का नियंत्रण किया जाता है। प्रथम तीन तत्व कौन से हैं, वो आपका कफ, पित्त और वात। ये 3 तत्वों से 7 प्रमुख आधार, 7 प्रमुख आधार आपका वही खून, मांस, बसा, हड्डी, मज्जा, प्राण शक्ति और शिवा जो आपका शुक्र, इनका नियंत्रण किया जाता है। और 3 आपके जो पेशाब, मल और पसीना, इन तीनों का भी नियंत्रण किया जाता है। जब शरीर में सब कुछ सामान्य स्थितियों में चलता है तो उन तत्वों के बीच संतुलन मौजूद रहता है। जब आपका शरीर हर तरह से ठीक रहता है, सब संतुलित है तो ठीक रहेगा शरीर, लेकिन कुछ असंतुलन होगा। और इसीलिए आप देखिए, जब ऋतु परिवर्तन होता है तो थोड़ी मोड़ी हमें छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। क्यों? ऋतु, मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है तो क्या हुआ, गर्मी या सर्दी, हवा ये बदल रही है। तो हवा जब बदली तो 5 तत्वों में से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश हैं, तो वहां ऋतु परिवर्तन, जैसे
हवा बदली या तो ठंडी हुई या गर्म हुई, हवा बदली तो उसका प्रभाव शरीर पे पड़ेगा, तो हमें थोड़ा सा विकार होगा। आप जहां हैं वहां से 200-400 किलोमीटर दूर जाते हैं, पानी वहां का थोड़ा बदल जाता है, तो क्या होता है, फिर कहते हैं पानी बदल गया तो जुकाम हो गया। क्यों जुकाम हो गया भाई? इसलिए पानी का संतुलन हमारे शरीर में, जब यद्यपि आरओ का ही पानी आप वहां भी पीते थे, आरओ का यहाँ भी पी रहे हो, फिर भी हम जो अभी बाहर का रहे थे वो पंच तत्व, तो बाहर का जल अगर दूषित होगा, बाहर की हवा दूषित होगी, तो आपके शरीर पर उसका, और इसीलिए बाहर की प्रकृति को संतुलित रखना मानवता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा, जैसे कहें कि साइंटिफिक जो है कारण है, ऐसे कहें कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ। हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद के रूप में, धर्म के रूप में, ऐसा नहीं है कि वो पूंगापंथी किया, बल्कि उसको धर्म का रूप क्यों दे दिया? एक दिन व्रत रखवा दिया हफ्ते में, क्यों? अरे भाई शरीर की एक दिन थोड़ी सी उसको रेस्ट भी तो मिलना चाहिए, रोज गाड़ी चलाए जाओ, रोज का सर्विसिंग भी तो कभी होनी चाहिए, तो एक दिन थोड़ा सा, थोड़ा पानी पे, थोड़ा जूस पे, थोड़ा फल पे रह जाओ। रोज तो उसमें हम घुसे ही जा रहे हैं, तो कोई कोई थोड़ा और ज्यादा कर लिया, थोड़ा मंदिर में जाते हैं क्या, थोड़ा मन की पवित्रता, 2 मिनट आध्यात्मिक भी, वो भी मन की एक स्थिति है, मन को नियंत्रण में रखने के लिए। तो ये नियंत्रण क्या, ये एक अनुशासन है। इस अनुशासन से शरीर और मन, ये दोनों हमारे बैलेंस हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। जब प्रथम 3 तत्वों में से कोई एक तत्व या कोई तत्व किसी कारण से हद से ज्यादा उत्तेजित या कमजोर बनने लगते हैं, हम दोनों बात है, बहुत फायर भी बढ़ जाएगी, अग्नि, जैसे गर्मी बहुत आ गई, अग्नि बढ़ गई, तो कहते नहीं इस मौसम में भाई गर्मी आ गई, लहसुन कम खाना भाई। अब इसमें आप शकरकंदी गंजी जानते हो, ये गरम गरम चीजें, ये कम खाना, क्यों? गर्मी बढ़ाएंगी, गर्मी बढ़ाएंगी, गर्मी में गर्म बढ़ गया, उत्तेजित हो गया तो क्या होगा? गुस्सा कई गुना बढ़ा रहेगा, पित्त बढ़ जाएगा शरीर में। कब पित्त बात में से, इसीलिए हमारे इस भोजन की भी प्रकृति है, 3 सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन है, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारे, अब ये तामसिक राजसिक क्या है? राजा की प्रवृत्ति क्या होती है? ऑर्डर शुड बी फॉलोड, मैंने कहा दिया होना चाहिए, क्या मतलब? मतलब मतलब उसका ऑर्डर फॉलो, मतलब उसका 20 नहीं हो सकता। विद्वान का क्या है, सात्विक ब्राह्मण का क्या है? अच्छा मैंने कहा था कोई बात नहीं, अच्छा इसका विचार ज्यादा अच्छा, नहीं नहीं ये वाला मान लो। विद्वानों की कम्युनिटी क्या कहती, नहीं नहीं, हार्डी ने क्या किया, बहुत बड़ा प्रोफेसर था, लेकिन देखा नहीं, रामानुजन ने गाड़ी का नंबर देखा और ऐसे, अरे भाई रामानुजन तो बड़ा महत्वपूर्ण है, जबकि अभी तो रामानुजन की बात ठीक है, ये एक्सेप्ट करो। भले अमेरिका भी समझ, बास था अमेरिका तो ज्यादा ही शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी क्यों? विद्वानों की कम्युनिटी कहती है कि बड़ा वो है, हमारे यहाँ कहा जाता है बड़ा कौन है, हमारे यहाँ आयु वर्ग, विद्वानों में आयु वर्ग, आयु को बड़ा का जो है वो सिंबल नहीं माना गया, बल्कि क्या कहा गया कि अ, अ, गुण 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 वृद्धि की बात कहा गया। नासा सभा यत्र नासंत वृद्धा वृद्धा न ते ये बदंती धर्मम। वृद्ध वो होगा, बड़ा वो है जो धर्म की बात करे। धर्म की, धर्म फिर कहां से आ गया? धर्म का मतलब विवेक से, समझ बूझ के बोलेगा। धर्म क्या है? धर्म वो नहीं है जो मतपंथ से, धर्म वो किसी, जैसे पानी का धर्म शीतलता, आग का धर्म दाह्यता, जलाना, गर्मी का। तो धर्म वो है विवेक से उचित अनुचित का विचार करके चीजों को रखना। यहाँ मतलब इस धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षण मन वस्म। तो मैं अब यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इन सभी का संतुलन, तो जब ये किसी तरह से असंतुलित होंगे, चाहे कोई कमजोर हो जाएगा, चाहे कोई तेज हो जाएगा, तब मानव शरीर में रोग हो जाता है। इनके इलाज के लिए उन तत्वों को पुनः व्यवस्थित करना पड़ता है, ताकि इनके संतुलन की बहाली की जाए। पुनः संतुलित हो जाएंगे, पुनः शरीर ठीक हो गया। अब इसको संतुलित कैसे करना है? अब डॉक्टर आपसे कम फीस लेता, कहता सवेरे शाम टहलिए जी, आधा घंटा थोड़ा दौड़ लीजिएगा, शुगर ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा लेकिन अब टहलना मुश्किल है आपके लिए, तो कोई टैबलेट भी बताएगा, कोई करेले जूस पिलाएगा, उससे भी नहीं हो पा रहा, तब कोई टैबलेट आ गया भाई। तो मतलब हमारे यहाँ औषधियाँ हैं, पहले थोड़ा कब से कम करके, जैसे आप थोड़ा टहल के ही ठीक हो गए, तो शरीर पर दूसरी चीजों पर, जिसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं है उसका। तो टहल टहल के चीजों को बैलेंस कर लिया, उससे भी नहीं हुआ, चलो करेले का जूस पी लिया, उससे थोड़ा तो इम्बैलेंस होगा, कोई कोई नहीं कोई चीज, लेकिन इतना नहीं होगा कि उसको बैलेंस करने में बड़ी मुश्किल आए, हो ही नहीं पाएगा। तो करेला खा लिया तो भाई थोड़ा दूध भी पी लेना, थोड़ा ये कर लेना, वो कर लेना, उसका टाइम अलग अलग कर दिया, एक साथ नहीं करना है। तो ठीक इसी तरह से अब ये दोनों नहीं हो पा रहा, तो बाद में एलोपैथ लेके आया, इंसुलिन सुबह शाम लगाओ, फिर ठीक रहोगे। तो मैं ये कह रहा था, मैंने ये विषय ही ऐसा था कि
भारतीय आयुर्वेद पर कहीं ना कहीं से बहुत गहरा प्रभाव है तिब्बती चिकित्सा पर भारतीय आयुर्वेद का, और ये निसंदेह रूप से, और उसके मूल में भी बौद्ध धर्म है, जिसका ऐसे कहें कि आविर्भाव भारत में हुआ। और अब अगर जैसे चाइना की बात जो की जाती है, अगर हमारे पास मूल प्रति और फोटोकॉपी दोनों मौजूद है, तो हम किसका सहारा लेंगे? सामान्य देखेंगे, मूल प्रति ही लेंगे, फोटोकॉपी क्यों लेने जाएंगे भाई? तो और फोटोकॉपी तो फोटोकॉपी होती, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बात कही कि देखती आंखें हैं, बोलता मुंह है। अगर ये उतना प्रभावकारी या उतना सही नहीं हो पाता, अगर आंखें ही देखती और आंखें ही बोलती, तो ज्यादा इफेक्टिव होता, ज्यादा ट्रू होता है, ज्यादा सही होता। इन दोनों के बीच में ही थोड़ा गैप हो जाता है। और अगर मेरा मुंह अब बोल रहा है, मेरी बात को आप बोलेंगे, तो फिर कुछ और गैप हो जाएगा, और यही तीसरा चौथा पांचवा छठवां कापी हो जाएगा, तो बात का काफी कुछ बदल जाएगी। तो बौद्ध धर्म, बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे वहां से चाइना जाते जाते संघमित्रा महेंद्र के पहुंचते, उसकी, और फिर उसको चीन कम्युनिटी में उसको अपने रूप में चीनी भाषा में ट्रांसलेट करते, स्वीकार करते, उसकी तो कई कापियां हो गई। तो जब तिब्बत भारत के करीब था और मूल रूप से बौद्ध धर्म का अभ्युदय भारत में हुआ, बौद्ध चिकित्सा भारत में और बौद्ध चिकित्सा भारतीय आयुर्वेद से प्रभावित रही, क्योंकि आयुर्वेद तो हम देख रहे हैं कि धन्वंतरि के समय से हमारे यहाँ अभी मैंने एक रेफरेंस जो आ, पार्वती के पिताजी थे, उनका सर भगवान शंकर ने काट दिया था, और उसको बकरे का सर लगा के जोड़ा गया था, और ये जोड़ने का काम अश्वनी कुमार, सॉरी, अश्वनी कुमार ने, प्रजापति उनका नाम था, प्रजापति के धड़ को बकरे के सिर से जोड़ा था। और वो कथा आप लोगों को पता होगा, प्रजापति, उन्हीं का नाम दक्ष भी था। तो उनको यज्ञ में शंकर जी को बुलाया नहीं था, और पार्वती जी को उसमें उनके यज्ञ में वो भस्म होना पड़ा, और वो गुस्सा हो गए, और दक्ष का सिर उन्होंने उनके गण ने काट दिया। फिर बाद में बड़ी प्रार्थना किया देवताओं ने, तो उनको उनका सर अश्वनी कुमार ने, और अश्वनी कुमार आयुर्वेद के जनक हैं भारत में, हमारी वैदिक सभ्यता में। और वहां से अश्वनी कुमार से इंद्र ने वो विद्या ग्रहण ग्रहण की, इंद्र से धन्वंतरि ने, धन्वंतरि की पूजा इसीलिए धनतेरस पर होती है। वहां से एक काशी के राजा, जिन्हें दियोदास के नाम से जाना जाता है, और वो धन्वंतर के अवतार माने जाते हैं, वहां से दियोदास, फिर सुश्रुत, चैवन ऋषि, जिनसे च्यवन प्राश नाम जो पड़ा सब लोग जानते हैं, और भी बीच में तमाम नाम है, लेकिन महत्वपूर्ण नाम, फिर अगस्त ऋषि, फिर अत्रि, अत्रि अनुसुईया के पति थे, अनुसुईया जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश को जिन्होंने कभी अपने पाला पोसा था, अनुसुईया, फिर सुश्रुत, सुश्रुत संहिता, चरक, चरक संहिता। तो ये भारत में एक लंबी परंपरा रही है, शल्य चिकित्सा भी रही है भारत में। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं से भगवान शंकर ने, देखो गणेश जी का हाथी का सिर कैसे लगा दिया, काट दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई चिकित्सा तो रही होगी ना, कुछ तो, चलो आप मंत्र से, इससे तो मंत्रों में वो शक्ति थी, वो चिकित्सा ही थी, कुछ तो था, मंत्रों में वो प्रभाव था, मन नाती थी मंत्र, तो वो जो भी है, बहरहाल। तो वहां से आ, मैं इस रूप में देखता हूं, ये लू, चेबा और फेंगन, तीन तत्वों में लू का मतलब शरीर को चलाने वाली शक्ति, लू हान जाति की परंपरागत चिकित्सा पद्धति की, छी शरीर में वायु तत्व की तरह होता है, पर लू द्वारा छी से, पर लू का दायरा छी से विशाल है। चेबा का मतलब है आग, जो हान जाति की परंपरागत चिकित्सा पद्धति में आग के बराबर है। चेबा मानव के शरीर में गर्मी का स्रोत माना जाता है। अब हमारे शरीर में, हमारा जो भारतीय चिंतन है वो कहता है, दो तरह की अग्नियों की बात की गई है, एक जठराग्नि पेट में, और बाहर में दावाग्नि, जंगल की आग। ऐसे जठराग्नि, हम लोग देखो पूरे जीवन में एक आदमी पता नहीं कितना खा जाता है, क्या क्या खा जाता है, कैसे पछता होगा। शरीर में तो कोई कोई जो है गैस नहीं है, ऐसा कोई कुकर नहीं है, कुछ जलाते नहीं है, लेकिन वहां एक वो बड़वाग्नि, बड़वा, तीन तरह की अग्नि, हाँ, बड़वाग्नि जो समुद्र में अग्नि होती है, दावाग्नि जंगल में अग्नि होती है, और जठराग्नि
जठर में, पेट में अग्नि। और इसी को कई बार हमारी अग्नि मंद हो जाती, पेट की अग्नि, जैसे में जो अपच की क्रिया होती है, पाचन कम हो जाना, तो पेट की अग्नि अगर कमजोर हो जाएगी तो पाचन कम होगा। जैसे आपके गैस की फ्लेम अगर बहुत कम हो जाए तो कोई चीज पकने में देर लगता है, या कई बार काफी टाइम। ठीक इसी तरह से अब हमारे खाने का कोई टाइम तो है नहीं, हम दिन भर कभी ना कभी कुछ खाते रहते हैं, समय कुछ समय। और अगर हमारी अग्नि कमजोर है तो पाचन उसका ठीक से नहीं हो पाता, अपच हो जाती है, तो तमाम तरह से दिक्कत होती है शरीर में। तो इसके लिए हमारी अग्नि को तीव्र करना पड़ता है। तो तीव्र कैसे करेंगे? तीव्र के लिए वही शरीर शोधन। शोधन में क्या? वो तीनों धातुओं का, मतलब तीनों तत्वों का, पित्त और कफ और तीसरा जो है, तीनों तत्वों को, बात, तीनों को संतुलित करना पड़ेगा। अब अलग अलग, कोई ऐसा भी नहीं है कि मेरी शरीर में जिस तरह संतुलित करना है उसी तरह आपके भी शरीर में होगा, क्योंकि सबकी शरीर कुछ विशिष्टता और भिन्नता के साथ स्थापित है। तो इन भिन्नताओं विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, देश काल परिस्थिति और मौसम सब चीज को ध्यान में रखते हुए औषधि का चुनाव करना पड़ेगा, आहार विहार व्यवहार का चुनाव करना पड़ेगा, जो एक ऐसे कहें कि सफल चिकित्सक का कार्य है। चेबा मानव के शरीर में गर्मी का स्रोत माना जाता है, जिसके उदर की क्षमता, साहस और बुद्धि पैदा की जाती है। फेंगन का मतलब है मुंह का पानी, और हान जाति की परंपरागत चिकित्सा पद्धति में भी ऐसे पानी का अर्थ है, पर फेंगन का दायरा और विशाल होता है, जो शरीर में विभिन्न किस्मों के द्रवों के साथ संतुलित संबंध कायम करता है। मतलब केवल शरीर का, मतलब मुंह का पानी नहीं, अब हमारे तमाम एंजाइम होते हैं। अब अगर हम साइंस की भाषा में कहेंगे, तमाम एंजाइम की ग्रंथियां होती हैं, तमाम हमारे और तमाम तरह के सेक्रीशन होते हैं। तो उन सब का बैलेंस कहा जाता है। अब शरीर में शुक्र कमी हो गई, कोई संतान नहीं उत्पन्न हो रही है, कोई हमारे अंदर कोई लार कमी हो गई, कुछ निगलना मुश्किल हो रहा, और कोई पाचन के एंजाइम कम हो गए तो पाचन नहीं हो पा रहा। शरीर का तमाम सारा तंत्र है। अभी हमने यहाँ 4 तंत्रों की रचना की थी, आज मॉडर्न साइंस ने भी तमाम तंत्र बताया है। रक्त परिसंचरण तंत्र, तो जो है कौन सा, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये तमाम सारे हमारे सिस्टम है। सारे के नाम शायद मैं न ले पाऊँ, मैं कोई साइंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, इतना ज्ञान मेरा नहीं है। तो तिब्बती चिकित्सा पद्धति के अनुसार मानव के शरीर में रोग तब पैदा होता है जब लू, चेबा और फेंगन, 3 तत्वों का संतुलन बिगड़ता है। परिणाम स्वरूप मनुष्य के स्वास्थ्य का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसलिए रोगों के इलाज में सर्वप्रथम इन तत्वों के असंतुलन को दूर किया जाता है और शरीर के अंदर पुनः संतुलन स्थापित किया जाता है। मैं अपनी बात यही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, अब ये जो संतुलन की बात है, इसको मैं भारतीय संदर्भ से और जो जोड़ने की कोशिश करता हूँ। भारतीय दृष्टि मेरे को समझ में आती है कि भारतीय चिंतन संतुलन का ही दूसरा नाम है। पूरे जीवन हमारे यहाँ संतुलित रहकर व्यवहार करने की बात करी गई, और इसीलिए कहा गया आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अपने प्रतिकूल दूसरे के प्रति कोई व्यवहार न करें, जो आपको नहीं अच्छा लगता वो दूसरे के साथ न करें। और यही संतुलित जीवन आप हमें एक एक किसी लड़की के साथ जिसको आप नहीं जानते, आपकी शादी हो जाती है, पूरे जीवन चाहे उसकी सुन के या सुना के, रह के, सह के। अब आप लोग मुझे इतनी गंभीरता से या इतने तन्मयता से सुन रहे हैं, आप सब अपने जीवन में कैसे संतुलन बनाते होंगे? आप देखिए, आपने सर्विस भी देखना है, बास को भी देखना है, सहपाठियों को देखना है, परिवार को भी देखना है। जीवन में इतने रिश्ते नाते हैं, इतनी संस्थाएं हैं, समाज के प्रति कर्तव्य है, और इन संतुलन बनाते हुए हमें मुस्कुराते हुए रहना है। हम इसे प्रकृति से भी हमारे यहाँ सीखने, प्रकृति की पूजा क्यों की गई भारतीय? अब गुलाब देखो कांटों के बीच में रहता है, हवा को अपनी उन्मत्तता से अपने तरीके से चलना है, कांटे उसमें चुभेंगे, लेकिन क्या गुलाब कभी कांटों को कहता नहीं नहीं तुम मत रहो?
ऐसा नहीं है भाई, कांटे रहेंगे उसमें और गुलाब भी रहेगा। तो यही जो हम कहेंगे, हमें लगता है ये हमारा विरोधी सिस्टम है, बट उसकी भी हमें जरूरत है। हाँ ये जरूर है कि उसको थोड़ा संतुलित करके रखना है, हमें हमेशा फाड़ता ही ना रहे, कभी कभी चलो थोड़ा सा हला भी दे, तो कभी थोड़ा व्यंग्य भी करेगा, कभी थोड़ा प्यार भी करेगा। तो इस सृष्टि में संतुलित जीवन दृष्टि, और शायद जो अष्टांग मार्ग बुद्ध का था, सम्यक दृष्टि, फिर मैं कहूंगा सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक तरह से आजीविका चलाना है, सही काम करके रोटी कमाना भाई। सम्यक आजीव, कोई भ्रष्टाचार नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, बीच में एक दो शायद सम्यक कर्मांत। तो इस तरह से 8 हैं वो क्रम से। तो ये क्यों, ये शायद ये भी तो सम्यक दृष्टि है। अब थोड़ा हम जैनिज्म में भी अगर जाएंगे ना, तो उसने भी एक लाइन में क्या कहा, जैनिज्म सापेक्षतावाद का सिद्धांत है, और वो ये कहता है कि कोई दृष्टि पूर्ण नहीं है, सब सापेक्ष हैं, एक की अपेक्षा, एक की तुलना में दूसरा ठीक हो सकता है, अंतिम दृष्टि कोई नहीं है, सभी का समान आदर। हमारे यहाँ भारतीय संदर्भ में वर्षा करानी है तो इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है, सबसे महत्वपूर्ण इंद्र है, उनकी पूजा महत्वपूर्ण देवता हुए। कई बार ये प्रश्न भी उठता है, हिंदुओं में तो इतने देवता हैं भाई, भारतीय में किसकी पूजा, कौन प्रमुख है? सब प्रमुख हैं और कोई प्रमुख नहीं है। अब जिसकी एक दिन बारात में जिसकी शादी हो रही दूल्हा, वो सबसे प्रमुख हो जाता है, सारे वहां आके उसका पूजन, उसका ये, उसके मामा दादा बाबा सब बड़े बड़े खड़े रहते हैं, लेकिन दूल्हा यूनिक, वन ऑफ देम, वन, ऑल एबव ऑल, मतलब सबसे ऊपर। लेकिन अब घर में फिर वो आ जाता है, तो फिर उससे बड़े उसके पिताजी हैं, दादाजी हैं, ये हैं वो हैं, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बड़ा हो जाता है। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, समय परिस्थिति के अनुसार कोई बड़ा कोई छोटा, सभी बड़े हैं सभी छोटे हैं, मतलब यहाँ कोई कंपटीशन नहीं कराना है जी। तो जो आज प्रतिस्पर्धा इस तरह से, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये जो तिब्बती चिकित्सा की जो दृष्टि है, तिब्बती चिकित्सा की जो पद्धति है, उसके मूल में हमें भारतीय आयुर्वेद दिखाई देता है। और वो जहाँ से आया, अगर हम बौद्धिज्म का भी कॉन्सेप्ट लें, और बौद्धिज्म कोई ऐसा दर्शन नहीं कि जो वैदिक काल से या आयुर्वेद से या वैदिक दर्शन से अछूता है। ये एक कहना कई बार बुद्धिज्म में मतलब एक आरोप लगाया जाता है कि जो बुद्धा इन डिस्गाइज, जो बुद्ध हैं वो वैदिक विरोधी हैं। लेकिन इस पर तमाम सारे कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं। ये बुद्ध बौद्ध धर्म के या बुद्धिज्म के इंटरप्रिटेशन की एक कोई अपनी दृष्टि हो सकती है, लेकिन इसे निश्चित रूप से सही और समीचीन नहीं कहा जा सकता है। कुछ बातें माना कि अगर कहीं हिंदुइज्म में कोई हिंसा बढ़ गई थी तो बुद्ध अहिंसा ले आए, तो उस पार्ट का विरोध हो सकता है। पूरी जो फिल्म है उसके एक पार्ट का कोई विरोध करता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फिल्म का विरोध है। फिल्म का जो 80% है उसका आप समर्थन कर रहे हो, 10% 20% का कहीं कोई विरोध है, ठीक है, 10% 20% तो समय के साथ आते आते दोष भी आता है। कोई सिद्धांत ऐसा नहीं है जो एक ही रूप से अनादिकाल से हमेशा के लिए सही बना दिया जाए। इसीलिए शायद आज जो 4 वर्णों की व्यवस्था है, आज उसमें दोष दिखाई देता है, लेकिन वो जिस समय बनाया गया होगा उस समय उसमें वो दृष्टि नहीं होगी, वो निर्दोष रहा होगा। आते आते 5000 साल बीत गए तो उसमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत होगी समाज के अंदर, रिफॉर्म करो भाई। परिवर्तन जीवन का एक सत्य है, तो उसमें आज की दृष्टि के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दृष्टि समीचीन नहीं है, कुछ उसकी ऐसे कहें कि आलोचनाएं या कुछ कमियां सिद्धांत को सारहीन नहीं बना देती हैं। इस तरह से जो बुद्धिस्ट दृष्टि है वो निश्चित रूप से बुद्ध का एक महाकरुणा का सिद्धांत, उनके 4 आर्य सत्य का सिद्धांत, उनके जीवन के संतुलित और सम्यक दृष्टि का सिद्धांत, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, एक संघ की कल्पना। और हमारी जो दृष्टि क्या कहती है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार हृदय नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती को अपना परिवार मानती है, ना बौद्धिज्म, ना जैनिज्म, ना हिंदुइज्म, कोई इज्म नहीं, इज्म से परे की बात करती है, सबको समेट के लेके चलने की बात करती है, मानव मात्र जीव मात्र के कल्याण की बात करती है। औषधि शास्त्र उसमें एक विषय है। निश्चित रूप से इससे मना नहीं किया जा सकता कि तिब्बती चिकित्सा पद्धति और तिब्बती चिकित्सीय चिंतन भारतीय आयुर्वेद से ओतप्रोत प्रभावित और निश्चित रूप से
तिब्बती चिंतन के उद्गम में भारतीय आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। किसी न किसी रूप में ये निश्चित रूप से सत्य है, उचित है, तार्किक है और अनुभव सिद्ध के साथ साथ शास्त्र सिद्ध भी है। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर राकेश सर, आपने तिब्बती चिकित्सा पद्धति सोवा रिग्पा के बारे में विस्तार से चर्चा किया। आपने इस पर भारत की आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के प्रभाव को भी स्पष्ट किया। वात, पित्त और कफ के असंतुलन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। आपने बौद्ध दर्शन के बारे में भी थोड़ी चर्चा करी, इससे हम काफी लाभान्वित हुए। आपने अपना अमूल्य सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। डॉक्टर रवि, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो राकेश सर से तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्नों का स्वागत है। कोई भी प्रश्न कहीं से पूछ सकता है और जितना उत्तर मैं अभी दे पाऊंगा अभी दूंगा, नहीं दे पाऊंगा तो बाद में दूंगा, अवश्य दूंगा। आप जरूर पूछिए निसंकोच, और कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम विद योर क्वेश्चंस। समय मैंने थोड़ा ज्यादा लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न जिज्ञासा है कि जैसे कि एक यूनानी पद्धति है और जी है, एलोपैथ है, इस तरह की पद्धति है और उसी तरह सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आरोही। जी आवाज कट रही है डॉक्टर रवि आपकी। सर मेरा ये कहना है, हाँ, जिस एलोपैथ है और जिस तरह से यूनानी चिकित्सा पद्धति है और चिकित्सा पद्धति है, उसी तरह तिब्बती चिकित्सा पद्धति है, क्या इनमें जो है कितना है तिब्बती चिकित्सा पद्धति क्यों इतना मतलब कि और चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें कितना मतलब है ये पर? प्रश्न मैं शायद पूरा नहीं ठीक से सुन पाया, लेकिन मैं समझ ये पा रहा हूँ कि शायद रवि जी ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो एलोपैथ है, जो आयुर्वेद है या तिब्बती चिकित्सा पद्धति है, इसमें कुछ साम्यता विषमता का शायद वो सवाल उठा रहे हैं, और कुछ जी शायद सुप्रीमेसी का भी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों, शायद ये भी बात है क्या कि मतलब जैसे आज एलोपैथ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, या ऐसा ऐसा भी प्रश्न है। सर मैं सही समझ पा रहा हूँ या जी थोड़ा सर, और भी बता दीजिए जी। ये यही सवाल है। हाँ, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ चिकित्सा पद्धतियों में एक, मुझे ऐसा लगता है एक तो दृष्टि भेद है। दृष्टि भेद किस तरह से, जैसे हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ से जिस तरह देख रहा हूँ और जिस तरह आप देख रहे हैं, कोई हमें और देख रहा होगा। और इसको स्पष्ट करें कि जैसे हम कभी सेल्फी लेते हैं, अलग अलग कोणों से एक ही चीज का अलग अलग जगह से जब हम चित्र लेते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह से बिंब आते हैं। जैसे हमारे पासपोर्ट पे, हमारे आधार कार्ड में, लेकिन हमारे फेसबुक पे हमारी जो फोटो लगी, सारी फोटो हमारी है, सारी में अंतर है, सारी कैमरे से ली हुई है, सारी में अंतर है। तो ये मैं अब और स्पष्ट ऐसे करना चाहता हूँ कि ये दृष्टि भेद है, दृश्य भेद नहीं है। दृष्टि भेद है, दृश्य भेद नहीं है। पर्सपेक्टिव मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचा जा रहा है। दूसरी बात, जो हमारी, चाहे वो जो आयुर्वेदिक या तिब्बती चिकित्सा पद्धति, अब थोड़ी सी ऐसे कहें कि इसमें असर की जो बात है, अगर हम चरक और सुश्रुत के टाइम में चले जाएं, या अश्वसेन वैद्य को जो बुला के ले आ रहे हैं, संजीवनी बूटी और तुरंत लक्ष्मण मूर्छित हैं, उन्हें तुरंत ठीक कर दे रहे हैं, तो अब कहेंगे ऐसा केस होगा तो एलोपैथ के अलावा कहीं ले ही मत जाओ, तुरंत एलोपैथ में ले जाओ। क्यों? इसका एक रीजन है। देखिए रीजन में बता, आज हम इतने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इतने हम केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं,
कहाँ यूज कर रहे हैं? हम अपनी इसी धरती पे यूज कर रहे हैं। ये सारे जो यूज कर रहे हैं, इतनी इतनी तमाम सारी फैक्ट्रियां हैं, इसे तमाम रसायन निकल रहे हैं, तो हमारी तमाम सारी वो प्राकृतिक औषधियां एक तो खत्म हो गई, वन थी। नंबर दो, जो बची भी हुई है जितनी, उनमें वो गुण नहीं रह गया जो राम के टाइम में, कृष्ण के टाइम में, या चरक के टाइम में, सुश्रुत के टाइम में। क्यों नहीं रह गया? क्या ये बताइए, ये जो बाहर का जो स्प्रे, ये जो पॉइजन जो हम धरती में जितना भी डाल रहे हैं, चाहे वो छिड़क रहे हैं हवा में, धरती में, पानी में, इसका कोई इम्पैक्ट उस पर जाएगा या नहीं जाएगा? साइंस से ये मगर देखना पड़ेगा ही। तो इनका अंश उसमें भी जाए। अब इनमें अगर जाएगा, क्रेस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बसु ने बताया, मैं साइंस में लिया जाता हूँ, उन्होंने कहा भाई पौधों को आप, उनको भी अगर संगीत सुनाओगे और उनको कुछ अच्छा करोगे, वो मतलब औषधियों पर उसका भी इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। और वहां आप पोल्यूशन करोगे, कचरे के बीच में जो पौधा होगा उसका, और जो बहुत स्वस्थ मिट्टी पानी में होगा, दोनों के गुण धर्म में अंतर होगा। ठीक वही जो आज कुछ तो वनस्पतियां लुप्त प्राय हो गई, दूसरी जो बची उनका प्रभाव वैसा नहीं रहा जैसा पहले। तो इससे क्या हुआ? अब जो औषधि एक खुराक खिलाने से, एक डोज देने से आदमी, सन्निपात का आदमी जो बेहोश था पूरा ठीक हो जाना था, अब उसको वो औषधि अगर आज बची हुई है, कुछ तो बची ही नहीं, कुछ जो बची है वो औषधि आप उसको महीना भर देते हो तो वो ठीक होती। तो कौन भाई, आयुर्वेद में या जो तिब्बती चिकित्सा होती है सरकार है ही नहीं, इसको तुरंत ले जाओ और वहाँ एलोपैथ में ले जाओ। अब एलोपैथ असर कारक थोड़ा तुलना में क्यों ज्यादा है? ये बहुत बाद में प्रादुर्भूत हुआ, ये तो इसी भौतिक काल में बना, 200 200 400 साल पहले के अंतर का ये। तो ये केमिकल से सारा बना ही, और ये इसी इन्वायरमेंट में बना। तो इस इन्वायरमेंट में केमिकल से बना और उसका केमिकल सोल्यूशन, लेकिन इसमें भी रोज रोज चैलेंज आती है। अभी कोरोना आ गया तो कोई दवाई नहीं है, इसलिए दवा नहीं है क्योंकि इससे पहले बीमारी नहीं थी। ये जब बीमारी नहीं थी तो इसका केमिकल बना नहीं था भाई। जिसको मैं केमिकल कह रहा हूँ, चलो उसको आप कहोगे कि इसका टीका बना लेना है, इससे जो है वैक्सीन नहीं आई है, वैक्सीन बनाओगे, वैक्सीन बनाने में 4 साल 2 साल लग जाता है। तो हमारे यहाँ जो रस औषधियां हैं, भस्म बनाए जाते हैं, उनका बहुत रिएक्शन भी है, बहुत असरकारक भी है आज भी। रस और भस्म बहुत महंगी भी है, 2-2 हजार की, 3-3 हजार की एक डोज है, एक डोज। हमारे वेद में थोड़ा सा देखेंगे, स्वर्ण भस्म है, देखो 50-52 हजार रुपए जो है ग्राम, मतलब 10 ग्राम है सोने का, तो 5-7 हजार रुपए का 1 ग्राम होगा स्वर्ण भस्म। औषधि है हमारे पास। लेकिन अब उनकी, चूंकि जो शुद्धता की मैं बात कर रहा था, उनकी वो शुद्धता नहीं है। दूसरी बात, अब जो रिसर्चेज इस समय हो रहे हैं वो प्रभावित, क्योंकि गवर्नमेंट का, समाज का, अब क्या कारण है, जैसे हमने कहा कि अभी हमारे यहाँ कोई सीवियर बीमारी हो जाएगी किसी तरह की, तो एलोपैथ में जाएंगे ना, इसलिए कि कहेंगे भाई दूसरी जगह हो नहीं पाएगा ठीक। ऐसा नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे हो, वहां 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने, दो कारण, जिस विधा का रिसर्च ज्यादा हुआ आज के संदर्भ में, जिसकी खोज, ज्ञान, विज्ञान, उस पर ज्यादा एड आई, ज्यादा संसाधन मिले, तो वो ज्यादा प्रगति करेंगे। अब आयुर्वेद के साथ एक दकियानुसी लग गई, तिब्बती चिकित्सा के बाद एक पुरातन पंथी लग गई, 2-4 संस्थान है, थोड़े बहुत करते हैं, चलो तुम भी जीते रहो किसी तरह, उसको वो सुविधाएं नहीं मिल रही, तो इतने कुशल लोग नहीं हो पा रहे। औषधियां भी उनका प्रश्रय, और कितनी औषधियां कहाँ लगाई जा रही, पुरानी उन औषधियों का कहाँ कितना प्रश्रय किया जा रहा है। कितनी जगह हमने ऐसे जंगल लगाए जहां पर किसी केमिकल का कोई छिड़काव नहीं है, और उनको कितना हम संरक्षित, आज जो भारत तिब्बत, तमाम सारे जो तिब्बत के तमाम उनके मूर्तियां हैं, उनके मठ हैं, उनके जो आश्रम, इस तरह से तिब्बती टेम्पल हैं, तो उनको उसी रूप में, जिस जो उनका प्राकृतिक रूप है, उस रूप में उसे संरक्षित किया जाए, उनको बर्बाद किया जा रहा है। और बर्बाद वही, उसकी भी मैंने अपने किसी न किसी रूप में अपने इस चर्चा में मैंने जिक्र किया था कि एक जो हमारी आ, ऐसे कहें कि उपभोक्तावादी मानसिकता है कि हम इसको, ये सारी हमारी उपभोग की वस्तु है और इन पर हम अधिकार करें, हम अधिकारी हैं, हम अधिकार करेंगे, माइट इज राइट, माइट इज राइट जंगल का कानून। तो गवर्नमेंट को वो सपोर्ट, गवर्नमेंट का वो सपोर्ट न मिल पाने के कारण से, औषधियों की वो शुद्धता न होना हो पाने से, गवर्नमेंट के वो ऐसे कहें कि एड या वो संसाधन न देने से, औषधियों की शुद्धता न होने से उस चिकित्सा का प्रभाव भी नहीं हो पा रहा। अब जब ये तीनों बातें हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है जनमानस पर विश्वास कम होगा, क्योंकि उतना इम्पैक्ट वो नहीं दे पा रही है।
तो इस कारण एलोपैथी ज्यादा फल फूल रही है और ये चिकित्सा पद्धतियां बस वेंटिलेटर पे कई एक सांस ले रही हैं। कभी कोई आयुष मंत्रालय चलो बन गया, कोई आ गया, तो कभी उसको किसी ने उसमें घटा दिया, कभी तो जोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी नहीं। तो इसको उतना महत्व नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे हमारी शासन सत्ता मंशा और एक हमारी दृष्टि, फिर मैं वहीं आता हूँ, हमारी दृष्टि, हमारी सोच। जो आयुर्वेदिक दृष्टि है वो तो तभी तो आप इस प्रकृति को रिच करेंगे, औषधि को रिच करेंगे तो जंगल ज्यादा होंगे, जंगल ज्यादा होंगे, पशु ज्यादा होंगे, तो ह्यूमन लाइफ अपने ज्यादा बेटर रहेगी, ज्यादा हेल्दी रहेगी, बैलेंस ज्यादा रहेगा। हमने प्रकृति को भी तो आज देखो, आज पूरी साइंस में एक पहले विषय ही नहीं होता था इको बैलेंस का, जो है एक साइंस जो है पर्यावरण विज्ञान हम पढ़ते थे शायद जब प्राइमरी में, तो विज्ञान का एक पर्यावरण विज्ञान को ज्यादा विषय नहीं। आज पर्यावरण विज्ञान एक बड़ा विषय है, बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। पहले विषय क्यों नहीं था इतना? पर्यावरण तो हमारे अंदर का हिस्सा था, हम उसे संतुलित रखते ही थे। हमारे भगवान कृष्ण गाय चराते थे। बुद्ध ने क्या किया? सब जगह मठ, बिहार और जो है सासाराम, मतलब वो कुएं खुदवाना, इस तरह के मतलब बौद्ध सारी शिक्षा मठों में बिहारों में हुई और सारे स्तूप बने। तो मतलब ये जंगल लगाया जाना, औषधियों का, पशुओं का तो संरक्षित किया जाना, तो हम अपने आप हेल्दी के लिए हमें अलग से जो है पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ाने चिंतन करने की जरूरत तब पड़ती है जब उसकी क्राइसिस होती है, दिक्कत आ रही है, अब हम सर्वाइवल हमारा। तो इसलिए केवल अलग अलग जगह से, अब इन पौधों से वो इंजेक्शन की तरह कुछ केमिकल निकाल के इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसमें कुछ बाहर से धातु केमिकल और निकाल के उसका कैप्सूल बना दिया, उसका इंजेक्शन बना दिया और वो एलोपैथ हो गया। और तब उसके लेकिन वो अलग अलग शरीर में, अब ये एक और इसकी दिक्कत है एलोपैथी। अब देखते हैं, सबसे ये भी कहा जाता है कि इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो रिएक्शन में क्या दिक्कत आएगी? अब क्योंकि वही कैप्सूल, अब आपको आयरन की कमी है तो 5 ही 6 10 तरह के एलोपैथ में कैप्सूल है, वही कैप्सूल हर आयरन कमी वाले के लिए। लेकिन अब अगर आयुर्वेद में आप जाएंगे तो कहेंगे, एक को कहेंगे तुम पालक खाओ ज्यादा, एक को कहेंगे तुम अमरूद खाना ज्यादा, तीसरे को कहेंगे कोई और तुम जो है वो बीट रूट खा लो, तुम कोई और खा लो, ये खा लो। 100 तरह के फल फूल वनस्पतियां हैं, कोई काढ़ा पियो, ये पत्ती उबाल के पियो, ये सोखो माधो, पता नहीं क्या क्या। तो वहां इतनी, क्योंकि प्रकृति में इतनी विविधता है, मनुष्य प्रकृति जैसे वैविध्य को बना ही नहीं सकता है। गॉड गिफ्ट के बराबर ह्यूमन मतलब क्रिएशन इतना रिच कैसे हो पाए? हमारी तो एक सीमित है ना कि भाई ये आयरन की 20 तरह की हैं और प्रकृति ने तो 1000 तरह के आयरन दिए। उसी तरह इतने कैल्शियम दिए हैं, इतने तमाम विटामिन दिए हैं। वही विटामिन ए 100 तरह के खाने वाली चीजों में पाया जाता है, लेकिन अलग अलग आदमी को अलग अलग। कोई आज खा रहा, कोई किसी को ये कनक नहीं सूट कर रही, गेहूं नहीं सूट कर रहा, तो दूसरा खाओ, तुम जौ खा लो, ये खा लो, वो खा लो। लेकिन अब देखो, अगर आपको एलोपैथ नहीं सूट करेगा वहां तो क्या करोगे? वो सूट नहीं आपको कर रहा तो कोई बड़ा रिएक्शन करेगा, दिक्कत करेगा, उसके लिए क्या करो? तो एलोपैथ समस्या तो समाधान कर रहा है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन कई सारी समस्याएं इससे बड़ी बड़ी पैदा भी कर रही है। तो इसलिए अंतिम रूप से सोल्यूशन वहां होता है। ये बात सही है, क्रॉनिक डिजीजों में आज इसका सब्स्टिट्यूट ठीक तरह से नहीं हो पा रहा और यूनानी मेडिसिन है, वैसे तिब्बती मेडिसिन को भी, तो गवर्नमेंट को उसी तरह से, क्योंकि मेडिसिन देखो किसी देश जाति की नहीं है, ये तो मानव कल्याण के लिए किया गया, भेजा गया एक ऐसे कहें कि साधन है जो ह्यूमैनिटी को, मानव मात्र को हेल्दी रखने में अपनी भूमिका निभाता है। ज्ञान एक बार वो सार्वजनिक हो गया तो किसी का नहीं रहता, वो वैश्विक हो जाता, सबका हो जाता, वो मानव मात्र के लिए। उस पर किसी देश जात धर्म की जो है एकाधिकारिता या उसका होके रहना, ये तो संकीर्ण सोच है, वो मानव कल्याण के लिए है। तो ये जो पीछे रह गया, इसमें भी इससे ज्यादा एलोपैथ से ज्यादा प्रभावी दवाएं हैं और बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए उसको उतना फंडिंग, उतना रिसर्च, औषधियों को उतना संरक्षण, और उनको अब जैसे देसी गाय है, देसी गाय मैं बात बताता हूँ मैं थोड़ा सा। देसी गाय हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बात को दूध देती है 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, आधा किलो। लेकिन वो आधा किलो दूध में अब उसके बच्चे को, आदमी उसको दूध निकालने के बाद बहुत होगा 1 पाव पिला देता है बच्चे को,
आधा किलो एक पाव अपने निकाल लिया। लेकिन वो आधा पाव सुबह शाम दूध, मतलब आधा किलो दूध पी के वो बच्चा जानवर का, जंगल का सांड बन जाता है, जो शेर से भी कई गुना ताकतवर होता है। अलग बात है शेर पीछे से हमला करे तो कितना ताकत उसे आधा किलो दूध देगी। अब जर्सी गाय 20 किलो दूध देगी, लेकिन उसका बच्चा ठीक से खड़ा हो पाने में, 2 साल तक तो खड़ा हो पाना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं, क्वांटिटी का मतलब, अगर हमारी बिल्कुल औषधियां ऐसी ही नहीं है कि आप, पिताजी हमारे बताए हैं कि मतलब एक कोई दफाली दफाली करके एक, मतलब वो वैद्य होता था और किसी बच्चे को पिताजी पढ़ाते थे, तो जो है शीतांग संधिपात एक ज्वर होता है सर्दी में, मतलब पूरा शरीर ठंडा पड़ जाना और धीरे धीरे, मतलब गर्मी में भी शरीर पूरी तरह से जैसे उसका माइनस में टेम्परेचर चला, और उसको एक खुराक दवा दिया उस वैद्य ने, और 20 मिनट के भीतर शरीर उतना गर्म हो गया कि मतलब उसको छूने से पूरी गर्मी महसूस। तो हमारी औषधियां ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव नहीं थी। तब जो है वो पता चला कि अश्वनी कुमार ने प्रजापति का धड़ से जो है बकरे का सिर जोड़ दिया और उनको जिंदा कर दिया हमेशा के लिए। शल्य चिकित्सा इतनी प्रभावी रही होगी। शंकर जी ने गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया और कर दिया। इतना ही नहीं, धन्वंतरी आज तक शल्य चिकित्सा में आज भी जो च्यवनप्राश आज भी चला आ रहा है आयुर्वेद में, च्यवनप्राश खाओ और जवान हो जाओ, प्रचार सब लोग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं बड़े बड़े हमारे जो है तमाम हीरोज और कौन कौन से, और उसका तमाम अल्टरनेटिव कोई च्यवनप्राश में कोई और ये डाल दिया, तो थोड़ा वो डाल दिया, 2-4 और औषधियां, तमाम औषधियां लुप्त हो गई। मैं बता रहा हूँ, जीवक ऋषभक जो हिमालय में औषधियां होती थी, औषधियां विलुप्त हो गई। अब देखिए, जो चीज यूज नहीं होगी और इतने केमिकल यूज हो रहे हैं जिसके अगेंस्ट, मान लो हमें मारने के लिए आप अगेंस्ट 100 दवाई करोगे, धीरे धीरे तो मैं मरूंगा ही। तो केमिकल यूज करते करते, कटान होते होते, पेड़ काटते काटते, वो औषधियां, जैसे आज गिद्ध लुप्त हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, वैसे औषधियां लुप्त हो गई। इन रसायनों ने औषधियों के गुण धर्म लुप्त कर दिया। सरकार की जो इसके अगेंस्ट, मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रश्रय रिसर्च है जिसको बढ़ावा न देने की मानसिकता है, उसके रिसर्च इतना ज्ञान गूढ़ नहीं हो पाए, तो इम्पैक्ट कम हो गई। लेकिन देर सवेर लौट के इसी के आना पड़ेगा, वो धरती गोल है वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव आज देखो, अब ये बीमारी आ गई, अभी कोरोना आ गया, तो सब ने ये काढ़ा करो, पियो, गिलोय आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो जिज्ञासा उसको पल्वित करने के लिए तिब्बती चिकित्सा को, नेचुरोपैथी को, भारतीय आयुर्वेद को पल्लवित पुष्पित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो मनसा, जो जिज्ञासा, जो लगन होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। औषधियों को संरक्षण नहीं हुआ, डॉक्टरों को प्रश्रय नहीं मिला उनको। ये कई साल तो ऐसे आए कि ऐसे ऐसे कहे आयुर्वेदाचार्यों को, ऐसे तिब्बती चिकित्सकों को अपना व्यवसाय बदल के जीवन रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरा व्यवसाय करना पड़ेगा, क्योंकि उससे जीविका चलना, अब उनको सब ऐसे मानने लगे। अच्छा, हमारे यहाँ इसके साथ है चिकित्सा के साथ ज्योतिष और तंत्र विद्या भी जुड़ी थी, और उसकी आवश्यकता भी। आज मैं सोच रहा था कि भाई तंत्र और ज्योतिष का चिकित्सा से क्या लेना देना, मैं सोच रहा था खुद, दिस वॉज माई क्वेश्चन। लेकिन मैंने देखा नहीं, तंत्र और ज्योतिष का चिकित्सा का ये मतलब है। हमारे यहाँ अभी आज मैं देख रहा था कि भारतीय जो, जैसे आज से नया वर्ष शुरू हुआ, किस मौसम में कौन सा अनाज होता है, किस ऋतु का कौन सा गुण धर्म होता है, कौन सा फल गर्मी का है, कौन सर्दी, कौन गर्म करता है, कौन सर्दी करता है, कौन, आप किस मौसम में पैदा हुए थे, तो आपकी क्या, मतलब शरीर के आपके क्या धर्म हो। अलग अलग समय काल में पैदा होने वालों की ये जो कफ पित्त बात है, वो अलग अलग तरह से है। हमारी नाड़ी इसमें भी है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, 7 चक्र है शरीर के, वो वैज्ञानिक है, उनकी स्थितियां अलग अलग होंगी। तो ये अलग अलग जो स्थितियां होंगी, अगर हमें ज्योतिष शास्त्र का, तंत्र विद्या का ज्ञान नहीं होगा, तो हम उसकी, उस व्यक्ति की, एक ही घर में 4 लोग हैं, एक माँ से पैदा हुए 3 बच्चे, उनकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है, उनके गुणधर्म अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए उनको अलग अलग औषधि, एक ही बीमारी होने पर भी औषधि की मात्रा और औषधि की, ऐसे कहें कि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अलग अलग हो सकता है। अलग मेडिसिन वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, एक ही आंख मूंद के सबको दे दिया, फिर बुखार हुआ तो सबको पैरासीटामोल, ऐसा कैसे?
सबको पैरासीटामोल तो नहीं फायदा करेगा, वो कुछ काम करे, लेकिन अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बिल्कुल ठीक ठीक। भारतीय चिकित्सा आज देखो, जैसे पहले ये दवा में हम लोग के टाइम, मतलब टाइम अपना ही चल रहा है, लेकिन देखें पहले क्या कोई डॉक्टर टेस्ट कराता था क्या कि आपको ये बीमारी है तो बढ़ा क्या है, आप फला टेस्ट लिखो, ईसीजी करा लो, ये टीएलसी डीएलसी ये सारा पता नहीं क्या क्या लिखना, क्यों टेस्ट कराना? वास्तव में रोग की जड़ की कमी क्या है, व्हाट इज डेफिशिएंसी, ठीक ठीक जाने। पहले ठीक है वो नाड़ी से, इससे अब हमारे कहेंगे आयुर्वेद में तो ये नहीं था, वहां कैसे कुरेशी आती थी। वो जो हमारा आयुर्वेदाचार्य था ना, वो आपके नाड़ी विज्ञान से, आपके हृदय की धड़कन से, आपके शरीर के रंग कलर को देख करके, आप कब पैदा हुए थे फला महीने में फला राशि में, आपका जान जाता था कि आपका अभी पित्त बढ़ा है कि कब बढ़ा है, कि आपका वात बढ़ा है। और वो जो बढ़ा है, आपसे ये पूछता था अभी हिस्ट्री में, आप क्या खाना खाते हैं ज्यादा, आपके घर में खाना क्या बनता है, क्या खाना ज्यादा पसंद करते हैं, ये सब पूछ के आपकी प्रकृति को डिसाइड कर लेता है। और उस प्रकृति से आपकी दवा वो कैसे करे, आपके लिए सिलेक्शन करता है मेडिसिन की। ठीक है, वो ये टेस्ट तो नहीं थे, वो ईसीजी टेस्ट तो नहीं कराता था, लेकिन वो उसके हाथ में ही वो नाड़ी विज्ञान ईसीजी था। अब ये उसका उसका हमारी चिकित्सा, हमने कहा इस तरह सर्टिफिकेट थोड़ी देती थी जैसे आज एमबीबीएस। अब आप यूक्रेन से पढ़ के आ गए, फिर आपका यहाँ एक टेस्ट हो गया, आपको दे दिया जाएगा। तमाम यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सरकारी भी है, आधे में कोई डॉक्टर जाते नहीं है, डिग्री मिल जाती है, ऐसा नहीं था। सब पढ़ने के बाद भी उस विषय के बड़े बड़े विद्वानों विशेषज्ञों, और ऐसा नहीं है मतलब 10 पाठशालाएं 10 ऋषि आश्रम चल रहे हैं उसी विषय के ज्योतिष के, एक का दूसरा धुर विरोधी है, एक विश्वामित्र एक वशिष्ठ का। तो उस जब जब टेस्ट होगा आपका डिग्री देने में, तो विश्वामित्र भी सवाल पूछेंगे, विरोधी भी, वशिष्ठ भी सवाल पूछेंगे। तो आप दे दे नहीं, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू इंप्रूव योर नॉलेज अगेन। After improving, you will again come for the examination. Then you will provide a degree to prove yourself. तो तब प्रूव करना होता है। अब क्या है, अब तो ऐसा नहीं है। तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति में एक व्रत बनाने में ऋषियों ने हजारों वर्ष लगा दिए थे, कई कई जन्म लगा दिए। तो बड़ा टेस्टेड, आज की तरह एक दो प्रयोगशाला नहीं, एक टीका बनाना है अभी तो अभी अभी फिर कहते हैं एक जैसे नया उसका वो आ जाता है, अभी जैसे कोरोना गया नहीं, उसका कोई नया वेरिएंट आ गया तो कहते हैं भाई इस वेरिएंट का क्या इफेक्ट हो गया, जो ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस वाले के लिए वैक्सीन तो ठीक थी, इस वाले में इतना महीने इफेक्टिव थी, ऐसे था वैसे था, लेकिन अब ये जो आया है इसके लिए अभी रिसर्च हो रही है। हमारे ऋषियों ने, वो वैज्ञानिक भी थे, खाने का ऋषि एक नाम था, वो वैज्ञानिक भी थे, ऋषि भी थे, ज्योतिषी भी थे, वो खगोली भी थे, वो तांत्रिक भी थे, ज्योतिष भी जानते थे, गणित भी जानते थे। इसीलिए हमारे यहाँ नॉलेज इज ए यूनाइट होल, हमारे यहाँ ज्ञान की एकात्मक अवधारणा है, ज्ञान एकात्मक है। ज्ञान विविधतापूर्ण शब्द अलग है, वैविध्यपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनमें एक एक यूनिटी है, एक, और वो यूनिटी विशेष है। जैसे पेड़ की जड़, वो पूरे पत्ती में भी जड़ काटोगे पत्ती भी सूखेगी, ब्रांचेज भी सूखेगी सारे। तो ये ज्ञान एकात्मक है, और इस बात को हमारे ऋषियों ने समझा और बहुत रिसर्च करके कोई एक बात स्थापित की। चाहे वो व्रत बनाया, चाहे चिकित्सा बनाया, दवाएं बनाई, सबकी प्रकृति, सभी मौसम, सभी व्यक्तियों के लिए। जैसे इसीलिए कहा गया जिस देश में आप हैं उसी देश की औषधि, जिस काल में है, जिस मौसम में है, सबको सब जगह की सबकी सूट नहीं करेगी। और इस विविधता को चूंकि बाद में समय बदलनी, सबको बदलना भी चाहिए, तो बाद में उतनी रिसर्च नहीं हुई, उनका गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, औषधियां अब वो नहीं रही, संरक्षण उनका नहीं हुआ। अब इतने कुछ लोग भी नहीं है, जब वो साधन नहीं मिल रहा है तो मजबूरी में हरगोविंद खुराना को अमेरिका जाना पड़ेगा। तो भाई कोई आयुर्वेद, अब यहाँ अभी मैं कल परसों सुन रहा था कि वो ओम भूर्भुवः स्वः तत् गायत्री मंत्र का और हमारे तमाम सारे मंत्रों का पाठ वो अमेरिका में, मॉस्को में, वहां कराया जा रहा है। और हमारे यहाँ वंदे मातरम बोलने में भी जो है वो तमाम एलिगेशन लगा दिए जा रहे हैं। तो अपनी उन चीजों को हमें थोड़ी, जिसे आप धर्म कहने लगे, कहीं ना कहीं संप्रदाय की नजर से देखते हैं, ये बात की बात है। हम कब कहते हैं आप अपने संप्रदाय की सुरक्षा करो, आप उसे धर्म समझते हो उसकी भी सुरक्षा करो, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं, लेकिन जो जीव मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है, इस पर शायद हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसका हमें संरक्षण करना चाहिए बिना किसी भेदभाव, बिना किसी राजनीति के, जाति, धर्म, सेक्स, भाषा, बोली,
किसी भी भेदभाव के बिना, और मानवता कहीं भी है। दिनकर जी की वो कविता कि जहां कहीं एकता अखंडित, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है तनिके से, वहां वहां भारत जीवित भास्वर है। मतलब जीव मात्र की एकता का जहां संदेश है वहां भारत है, और इसीलिए पूरी ह्यूमिलिटी, और वो भारत वो भारतीयता है। भारत कोई जैसे केवल भूखंड नहीं है, भारत वो विचारधारा है जो जीव मात्र के कल्याण की बात है। इसीलिए अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार हृदयानंद तु वसुधैव कुटुंबकम्। भारत जीव मात्र की एकता का संदेश है, जीव मात्र के कल्याण का मंत्र है। शायद मैं आपके सवाल को कुछ हद तक आपकी संतुष्ट कर पाया हूँ आपको। कोई और सवाल है तो कोई भी पूछ सकता है, संतुष्ट हो ना हो ओके सर, पूछ बहुत बहुत सकते हैं, धन्यवाद। मैं फिर प्रयास करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग सो पेशेंटली। मेरे जैसा अल्पज्ञ ज्ञानी को आपने सुना इतनी नहीं धीरता नहीं, से, ऐसा धन्यवाद। ऐसा ऐसा नहीं सर, राकेश सर आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, इसके लिए हम आभारी हैं आपके। आपने अपना समय निकाला और हमें उम्मीद है कि आप अपना सहयोग हमें करते रहेंगे। ये सब आपका बड़प्पन, बहुत बहुत और बहुत बहुत बड़े धन्यवाद भाई लोग, साहब। बड़े लोग और बड़ा विषय, बहुत बड़ा बहुत विचार। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत